जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से तुम्हारी क्लास लेने आया मेरे बच्चों। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सारे अनु भाई, की हाल चाल जी? वधिया सारे तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया है? बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया सर, आप सुनाओ क्या हाल चाल है? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी। बताओ जी फटाफट से एक बार आवाज मार के बता दो क्या हम लाइव आ चुके हैं यार? जल्दी बताओ फटाफट से क्या हम लाइव आ चुके हैं? ओ माय गॉड, लाइव तो हम पहले ही आ चुके हैं जी। आज हम 1 मिनट जल्दी लाइव आ चुके हैं। बल्कि एक बार मैं चेक करूं नाम सबके लिए फटाफट से। नमन, नमन कह रहे हैं सर कैसे हो आप? नमन मैं बहुत अच्छा हूं यार, बस तुम यहाँ पे डेली आके बैठ जाया करो, सारे बच्चे डेली आके बैठ जाया करो, मैं बहुत बढ़िया हो जाऊंगा। मतलब सही बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे डेली आके मेरे को मोटिवेट करोगे ना, सही बता रहा हूँ, जीएसटी की रिवीजन भी बढ़िया होगी और हम सब बढ़िया रहेंगे जी। बच्चा कह रहा है सर कैसे हो, कैसे हो? वधिया वधिया वधिया, बहुत बढ़िया चल रहा है जी। आप बताओ कैसे हो जी? आप बताओ कैसे हो सर? आप बताओ। अगर आप सब बढ़िया हो तो मैं बढ़िया हूँ जी। अगर आप खुश हो तो मैं खुश हूं, आपके चेहरे पे स्माइल है तो मेरे चेहरे पे स्माइल है, आपको बढ़िया लग रहा है, मुझे बढ़िया लग रहा है। ये बताओ जीएसटी की रिवीजन क्लास में मजा आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब रिवीजन क्लास में मजा आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आ रहा सब कुछ जी? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही जी? बच्चा कह रहा है मैरून कलर के हमारे सर, मैरून कलर का बच्चा बन के आया हूं आज मैं। आज देख लो मैरून कलर का बच्चा आपके सामने बन के आया हूं जी। बच्चा कह रहा है मस्त सर मस्त, एकदम बढ़िया चल रहा है जी। रापचिक एक बच्चा कह रहा है सर पार्ले जी का बिस्किट लेके आए हो? नहीं, पार्ले जी का बिस्किट नहीं लेके आया। आज मैं कुछ बच्चों के लिए ना 7 बादाम लेके आया हूँ। मैं नॉर्मली अपने रेगुलर बैच के अंदर देता हूँ, ये 7 बादाम ले लो जी। और ये 7 बादाम उन बच्चों के लिए है नालायक जो ये बेकार बेकार से कई बार डाउट पूछते हैं। सुबह उठ के 7 बादाम खाने, आपने ध्यान रखना। बच्चा कह रहा है ओ माय गॉड सर तो बादाम लेके आए हैं आज। यस, आओ जी फटाफट से एक बार आ जाओ। और जितने बच्चे आ चुके हैं, जितने बच्चे आ चुके हैं क्या करना है? बच्चा कह रहा है ठोक दिया सर, ठोक दिया, लाइक ठोक दिया, और टेंशन मत लो सर। आओ जी एक बार फटाफट से आ जाओ जी जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। फिर स्टार्ट करते हैं अपनी जीएसटी की रिवीजन क्लास 2 मिनट के अंदर अंदर। ख्याति गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। साक्षी गुड इवनिंग। कुणाल गुड इवनिंग जी। प्रिया गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग जी। अंजलि कह रही है फाइनली आज लाइव देख पाऊंगी, 3 दिन से बीमार थी। अंजलि आज की क्लास के बाद ना आपकी तबीयत ऐसे सही हो जाएगी, आप कहोगे मजा आ गया सर। चलो जी इधर देखो ध्यान से जी। चलो काफी सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं, मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेट 1000 बच्चा लाइव आ चुका है जी। ठीक है, अब बताओ जी फटाफट से क्या हम रिवीजन क्लास स्टार्ट करें जी? सभी की गुड इवनिंग आ चुकी है, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, चेहरे पे स्माइल रहे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो और हमेशा खुश रहो जी। बताओ जी फटाफट से क्या हम रिवीजन क्लास स्टार्ट कर सकते हैं जी? क्या हम रिवीजन क्लास स्टार्ट करें? फटाफट से बताओ जी। अप्रोक्सीमेट 1000 बच्चा सामने बैठा है, क्या हम रिवीजन क्लास स्टार्ट कर सकते हैं? बच्चा कह रहा है यस सर रिवीजन क्लास स्टार्ट कर सकते हैं जी। लोरी इधर देखो ध्यान से जी। अब यहाँ पे सुनना ध्यान से। अच्छा एक तो मैं 2-3 बातें आपको बता दूं जी, इधर सुनना ध्यान से। अब जितने बच्चे सामने यहाँ पे लाइव बैठे हैं, एक तो कल से 8:30 बजे हमारी नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। मैंने अनाउंसमेंट वैसे कर दी थी, कल से 8:30 बजे हमारी नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, 27 मिनट 7 कॉन्सेप्ट। कल से हमारी नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, 8:30 बजे मैं लाइव आऊंगा जी। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन लाइव आऊंगा। नई सीरीज होगी 27 मिनट 7 कॉन्सेप्ट, जिसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो 11 चैप्टर हैं, हर चैप्टर के 7 कॉन्सेप्ट, मतलब 77 कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। और मैंने पहले भी कहा था सर वो 7 कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो बच्चा या तो छोड़ के जाता है या बच्चे को समझ में नहीं आते, और जब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं बच्चा वो क्वेश्चन कर नहीं पाता। तो सर मैंने हर चैप्टर में से 7 कॉन्सेप्ट ऐसे चूज किए ना, आप वाकई कहोगे सर ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो नॉर्मली हमें समझ में आते नहीं है। तो हर चैप्टर के 7 कॉन्सेप्ट मैंने आइडेंटिफाई कर रही है। कल से 8:30 बजे लाइव यूट्यूब पर कल हम ये नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, 27 मिनट 7 कॉन्सेप्ट। तो जो जो बच्चों को प्रॉब्लम है उन 7 कॉन्सेप्ट में आपने आके जरूर बैठना है जी। और जिन बच्चों को लगता है सर इनकम टैक्स की ना रिवीजन हम सही ढंग से कर नहीं पाए, हमें वो कॉन्सेप्ट बता दो जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कल 8:30 बजे आके बैठ जाना जी। लाइव यूट्यूब पर हम ये नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट दरबार चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, स्टूडेंट दरबार मेरा खत्म होता है 8 सवा 8 के बीच में, उसके बाद 8:30 बजे ये सीरीज मेरी स्टार्ट हो जाएगी। सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, हर चैप्टर के 7 कॉन्सेप्ट आपके होंगे। कल से हमारी सीरीज ये स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? चलो इधर सुना ध्यान से। अब ये सीरीज हमारी 8:30 से लेके 9 बजे तक चलेगी। दूसरी बात,
दूसरी बात आप सुनना ध्यान से। अब ये सीरीज ना होगी ना, ये हमारी होगी मंडे वेनेसडे फ्राइडे, हफ्ते में 3 दिन हमारी सीरीज होगी जी। एक बात तो ये मैंने बता दी। दूसरी बात जी, आज हमारा टेस्ट भी है जी। आज हम रिवीजन क्लास के बाद में आपका टेस्ट भी लूंगा। टोटल 28 क्वेश्चन होंगे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, टोटल 28 क्वेश्चन होंगे और 28 क्वेश्चन का आपने टेस्ट देना है जी। मैं आपको दिखा देता हूं जी। एक तो ये टेस्ट नंबर 1, इसके काफी सारे क्वेश्चन पेंडिंग है, इसको आज हम क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। और एक टेस्ट नंबर 2 भी मैं बना के लाया हूं सर, एक टेस्ट नंबर 2 भी आज मैं बना के लेके आया हूं, इसमें भी कुछ क्वेश्चन है, इसको भी क्लास के बाद हम डिस्कस करेंगे। और जिस बच्चे ने 28 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए ना आज, और अगर 28 में से 28 नंबर आ गए, ये लगा लो हमारी चारों रिवीजन क्लास आपको समझ में आ चुकी हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं सर, जिस बच्चे के भी 28 में से 28 नंबर आएंगे तो ये समझ लेना सर, अभी तक जो हमने रिवीजन क्लास की है उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं है, सारी रिवीजन क्लास आपको समझ में आ चुकी है, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है जी, तो इसको हम टेस्ट करेंगे क्लास के बाद जी, ये बात ध्यान देना। लो जी, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जी, इधर देखो ध्यान से। अब हम रिवीजन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। अब मैं मोबाइल रख रहा हूं साइड में, चैट मैंने पढ़नी बंद कर दी है, उम्मीद करूंगा आप भी चैट करना बंद कर दोगे। अब सारा ध्यान जो होगा ना, अब यहाँ पे क्लास पे होगा जी। जितने बच्चे मेरी फैमिली के सामने बैठे हैं, सारा ध्यान जो होगा अब आपका यहाँ पे होगा, बस इधर ध्यान दो। इधर सुना ध्यान से। आज हमें रिवीजन क्लास नंबर 4 हमें स्टार्ट करनी है। अब अभी तक 3 रिवीजन क्लास में अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया जी, एक बार याद करो। आर्टिकल नंबर 245 हम कंप्लीट कर चुके हैं, आर्टिकल नंबर 246 हम कंप्लीट कर चुके हैं, आर्टिकल नंबर 248 कंप्लीट कर चुके हैं, 254 कंप्लीट कर चुके हैं, 265 कंप्लीट कर चुके हैं, 270 कंप्लीट कर चुके हैं, 271 कंप्लीट कर चुके हैं। आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए कल हमने ये भी कंप्लीट किया था। आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। और सेक्शन 7 और 8 जो हमारे आईजीएसटी एक्ट के थे कि इंट्रा स्टेट सप्लाई किसे कहते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई किसे कहते हैं, वो भी डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 9 हमारा आईजीएसटी एक्ट का कि अगर आपने सप्लाई टेरिटोरियल वाटर के बीच में की है, उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, वो भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं अभी तक हम रिवीजन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आने वाले बस 5 मिनट में ना, सिर्फ 5 मिनट लगाऊंगा, सिर्फ 5 मिनट में ये फटाफट से मुझे रिवीजन करा दो कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया। मेरी पूरी क्लास यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी, जितने बच्चे सामने बैठे हैं हर बच्चा चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करेगा फटाफट से। आर्टिकल नंबर 245 की बात करूंगा। आर्टिकल नंबर 245 की हेडिंग क्या आती है, एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, दैट इज आर्टिकल नंबर 245। 246 में क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, आर्टिकल नंबर 246। 248 में क्या लिखा हुआ है, रेजिडुरी आर्टिकल। रेजिडुरी का मतलब कि अगर कोई मैटर कहीं पे भी कवर नहीं होगा, उसको लॉ बनाने वाली कौन होगी, वो 248 में लिखा होगा, पार्लियामेंट होगी। लिस्ट नंबर 1 की एंट्री नंबर 97 से लॉ बनेगा, बस ये बात ध्यान दो। आर्टिकल नंबर 254 में क्या लिखा है कि अगर किसी मैटर पर पार्लियामेंट और स्टेट में कंफ्लिक्ट हो गया तो प्रीवेल करने वाली कौन होगी, 254, पार्लियामेंट प्रीवेल करेगी, ये हमारा 254 है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 265 में क्या लिखा हुआ है, 265 कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब ना तो कोई टैक्स लगेगा और ना ही कलेक्ट होगा बिना एक्ट के, एक्ट बनाना जरूरी है, ये बात 265 में लिखी है। 270 ये बात कहता है कि जो भी टैक्स आपके यूनियन लिस्ट में होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, उसमें कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो सीजीएसटी होगा उसका रेवेन्यू भी स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बस ये बात ध्यान दो। आर्टिकल नंबर 271 में क्या लिखा है कि जो भी आपके सेस और सरचार्ज होंगे उसको बनाने की पावर किसके पास होगी, पार्लियामेंट के पास होगी, और रेवेन्यू भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। सेस और सरचार्ज का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, बस ये बात ध्यान देना। आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए, अब तो मेरी पूरी क्लास जानती है सर जीएसटी की कहानी कहां से लिखी गई थी। आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए, फटाफट से बोल दो। आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए के 2 क्लोज हमने किए, क्लोज नंबर 1, क्लोज नंबर 2। क्लोज नंबर 1 में इंट्रा स्टेट सप्लाई थी, क्लोज नंबर 2 में इंटर स्टेट सप्लाई थी। फटाफट आंसर देना जी। इंट्रा स्टेट सप्लाई पर लॉ बनाने वाली कौन थी, पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। इंटर स्टेट सप्लाई पर लॉ बनाने वाली कौन है, सिर्फ पार्लियामेंट है। इंट्रा स्टेट सप्लाई पर जीएसटी कौन सा लगेगा, सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी। इंटर पे कौन सा लगेगा, आईजीएसटी। ये सारी बातें हमने आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए के अंदर की। फिर अगला आर्टिकल हमने कंप्लीट किया, आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए। आर्टिकल 269 कैपिटल ए में क्या लिखा है कि जो भी आपका आईजीएसटी होगा उसका रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, बट उसकी फर्दर अपॉर्शनमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि आईजीएसटी इज नट शेल इज ए सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इट मींस अगर आईजीएसटी 18% है तो इट मींस सीजीएसटी 9% होगा, एसजीएसटी 9% होगा, उन दोनों का सम टोटल जो होगा वो क्या होगा, आईजीएसटी। दैट इज आर्टिकल नंबर 269 ए। अच्छा, एक बात मैंने आपको और बताई थी, याद करो, आपके 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी अभी एप्लीकेबल नहीं होगा, बाद में लगेगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। बट लीकर पर जीएसटी अभी नहीं है और कभी नहीं है, पेट्रोल पर जीएसटी अभी नहीं है, बाद में जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी उस टाइम पेट्रोल पे भी जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी बातें हमने डिस्कस की।
उसके बाद सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8 हमने डिस्कस किया आईजीएसटी का। मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे बैठी है सर, आप सोच के आंसर देना। इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन क्या होती है जी? अगर मैं इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात करूंगा, गवर्नमेंट ये बात कहती है वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर ये दोनों सेम स्टेट में होंगे या दोनों सेम यूटी में होंगे फिर तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई बनेगी। वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर ये दोनों डिफरेंट स्टेट में होंगे, डिफरेंट यूटी में होंगे, या एक स्टेट में होगा एक यूटी में होगा, या इंडिया से बाहर होगा या बाहर से इंडिया में होगा, या एससीजेड में सप्लाई करेंगे या एससीजेड हमें सप्लाई करेगी, ये सारी सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई में कवर होगी, उस केस में आईजीएसटी की बातें होंगी। अब एक बच्चा कहता है सर 2 मिनट रुक जाओ ना, हमारा डाउट तो लो, आप तो भागे जा रहे हो, जैसे आप रेल पटरी होता है ना, रेल कितना भाग जाते हो, हमारा डाउट भी तो सुन लो। मैं कहा बताओ क्या डाउट है? कहता सर मेरा डाउट ये है कि मेरे को ना इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई में थोड़ा सा डाउट है, तो क्या वो मेरा क्लियर कर दोगे? आपने डाउट पूछा और आपका भाई क्लियर ना करे, आज तक ऐसा कभी हुआ है? आपने डाउट पूछा और मैंने डाउट क्लियर ना किया हो, कभी ऐसा हुआ है? इधर देखो ध्यान से, आपके लिए मैं एक डायग्राम अब यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ जी, इधर सुने ध्यान से। जितने बच्चे, मेरे ख्याल से 2000 बच्चा हमारे सामने बैठे हैं, जितने बच्चे भी मेरी फैमिली के सामने बैठे हैं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, डायग्राम आपके सामने है, इस डायग्राम को देख के आंसर देना सर, इस डायग्राम को देख के आंसर देना। अब देखो यहाँ पे ये लद्दाख है जी, प्लीज यार बातचीत नहीं, यहाँ पे क्या है जी? लद्दाख है। अब लोकेशन ऑफ सप्लायर भी क्या है? लद्दाख है। प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या है? लद्दाख में है। और लद्दाख अब क्या है? यूटी है। लद्दाख अब क्या है? यूटी है। तो अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर ये दोनों सेम यूटी में होंगी तो वो क्या बन जाएगी? इंट्रा स्टेट सप्लाई। इस केस में क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस में यूटी जीएसटी। बस ये बात ध्यान देना। ये बात तो क्लियर हो गई जी। अगर लद्दाख में ही लोकेशन, सप्लायर की लोकेशन लद्दाख में है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी अगर लद्दाख में होगा, दोनों सेम यूटी में होंगे तो इंट्रा स्टेट सप्लाई बनेगी, सीजीएसटी प्लस में यूटी जीएसटी। बच्चा ये बात कहता है सर ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये थोड़ा होता है, आप थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन दो ना। अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन मेरा ये निकल के आ रहा है, लोकेशन ऑफ सप्लायर मान लो लद्दाख में है, लोकेशन ऑफ सप्लायर मान लो लद्दाख में है और प्लेस ऑफ सप्लाई मान लो चंडीगढ़ में है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सप्लायर की लोकेशन लद्दाख में है और प्लेस ऑफ सप्लाई चंडीगढ़ में है, क्या ये दोनों सेम यूटी हैं या अलग अलग यूटी हैं? अलग अलग यूटी हैं। तो अगर दोनों अलग अलग यूटी होंगे दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई, उस केस में क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर ये दोनों डिफरेंट यूटी में होंगे तो वो क्या बन जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई। उस केस में आईजीएसटी लगेगा। तो ये आपका लद्दाख है, ये चंडीगढ़ है, क्या बन गया? इंटर स्टेट सप्लाई। क्या लग जाएगा? आईजीएसटी। बच्चा कहता है सर और मुश्किल क्वेश्चन दो, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जी। लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली है जी, सप्लायर की लोकेशन दिल्ली है और प्लेस ऑफ सप्लाई मान लो चाइना है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर सप्लायर की लोकेशन दिल्ली है और प्लेस ऑफ सप्लाई चाइना है तो सोच के बोलना, दिल्ली इंडिया में है, चाइना इंडिया से बाहर है। अब अगर इंडिया से बाहर सप्लाई की होगी, एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाई, वैसे इंटर स्टेट सप्लाई है बट क्या बोलेंगे? जीरो रेटेड सप्लाई। उस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये बात ध्यान दो। तो अगर सप्लायर की लोकेशन दिल्ली में है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई चाइना में है, ये क्या बनेगी? इंटर स्टेट सप्लाई। बट क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट बोलेंगे। एक्सपोर्ट को क्या बोलते हैं? जीरो रेटेड सप्लाई। उस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ये बात ध्यान दो। अच्छा रिवर्स क्वेश्चन, रिवर्स क्वेश्चन क्या है? अगर सप्लायर की लोकेशन चाइना है, हाँ सोच समझ के आंसर बोलना, अगर सप्लायर की लोकेशन चाइना है और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है, अगर सप्लायर की लोकेशन चाइना है और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है, फिर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इंपोर्ट। इंपोर्ट को हम क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई। इस केस में क्या लगेगा? आईजीएसटी। बस ये बात ध्यान दो। तो सिंपल सी बात आ रही है भैया, इंडिया से बाहर सप्लाई करोगे एक्सपोर्ट की बातें होंगी, बाहर से इंडिया में सप्लाई करोगे इंपोर्ट की बातें होंगी, उस केस में आईजीएसटी लगेगा। ये बात हमारी क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन है, लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां पे है जी? राजस्थान में। प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहां पे है? राजस्थान में। अब अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दोनों सेम स्टेट में होंगे, अगर दोनों सेम स्टेट में होंगे तो क्या बनेगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी। ये बात ध्यान दो, ये हमारा बन गया इंट्रा स्टेट सप्लाई। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके ओके जी। अगला है जी, इधर देखो ध्यान से जी, लोकेशन ऑफ सप्लायर मेरी है महाराष्ट्र में। हाँ जी, लोकेशन ऑफ सप्लायर है महाराष्ट्र में और प्लेस ऑफ सप्लाई है गुजरात में। आप मुझे आंसर दोगे जी, सप्लायर की लोकेशन महाराष्ट्र में है, प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात में है, अगर दोनों अलग अलग स्टेट में होंगे तो क्या बनेगा? इंटर स्टेट सप्लाई। उस केस में क्या लगेगा? आईजीएसटी। ये सारी बातें निकल के आती हैं। बच्चा कह रहा है सर मजा आ गया कसम से, ये जो आप इंडिया के मैप में डायग्राम में समझाते हो ना, नज़ारे आते हैं, नज़ारे आते हैं ना, लग रहा है ना कुछ समझ में आ रहा है, बस यही लगना चाहिए। अब अगर एग्जाम में अगर 50 नंबर का जीएसटी है और 50 में से 49 भी आ गए ना, कान पकड़ के ना, इधर आओ, कान पकड़ाओ अपना, आगे आओ, जल्दी आओ,
कान पकड़ के ऐसे खींच के लेके आऊंगा कि 49 नंबर भी क्यों आए। और जो प्रोफेशनल वाले बच्चे हैं सर, उनके एग्जाम में 60-70 नंबर का जीएसटी है, उनका एक नंबर भी कटना नहीं चाहिए। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं सर, जिसके एग्जाम में जितने नंबर का जीएसटी है, अगर एक नंबर भी कट गया ना, फिर तो लानत है मेरे पढ़ाने पर, फिर मेरे पढ़ाने का फायदा ही नहीं है। सही बता रहा हूं सर। आई थिंक अब आपको यहां पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है सर? यूटी जीएसटी कहां लगेगा? अभी भी राजेश कह रहे हैं यूटी जीएसटी कहां लगेगा। सर यूटी जीएसटी कहां लगेगा नालायक? यूटी जीएसटी अभी हमने लद्दाख में लगाया तो है। कैसी कैसी बातें कर रहे हो सर? आपके लिए ही मैं 7 बादाम लेके आया हूं। ये 7 बादाम पकड़ो और सुबह उठ के भिगोने के बाद खाने हैं। इसको भिगो के खाने हैं। ये पकड़ो 7 बादाम पकड़ो नालायक। बच्चा कह रहा है यूटी जीएसटी कहां लगेगा? ऊपर लद्दाख में बोला तो है सर, जहां जहां यूटी है, अगर सेम यूटी में सप्लाई करोगे तो क्या लगेगा? यूटी जीएसटी लगेगा। स्टेट में सप्लाई करोगे तो एसजीएसटी लगेगा, दूसरी स्टेट में सप्लाई करोगे तो आईजीएसटी लगेगा। कैसी कैसी बेकार की बातें कर रहे हो? लो जी इधर देखना ध्यान से। अब यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है जी, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया जी। उम्मीद करूंगा यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ सकते हैं जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुना ध्यान से, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास। अब यहां पे देखना जी, यहां पे देखो, इधर देखो ध्यान से। अब यहां तक हमने लास्ट क्लास की रिवीजन कर लिया है। आज की क्लास का टारगेट देख लो जी। आज की क्लास का टारगेट क्या है? एक तो आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए, ये हमें कंप्लीट करना है आज। कौन कौन से टैक्स जीएसटी में सबस्यूम हुए हैं और कौन कौन से जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए, ये हमें डिस्कस करना है। जीएसटी के मॉडल कितने हैं, ये डिस्कस करना है। जीएसटी के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, ये डिस्कस करना है। टैक्सेशन सिस्टम कौन कौन से हैं, ये डिस्कस करना है। और जो टोटल 28 क्वेश्चन टेस्ट में हैं, वो टेस्ट हमें आज डिस्कस करना है। ये हमारा आज का टारगेट है। ये हमारा आज का टारगेट है। और कल की रिवीजन क्लास प्लीज ध्यान सुन लेना जी। अब कोई बड़ा चैट बॉक्स में चैट नहीं करेगा, कोई बड़ा चैट बॉक्स में चैट नहीं करेगा। आप ध्यान सुना, कल की रिवीजन क्लास जो मेरी रात को 10 बजे होगी, कल की रिवीजन क्लास समझ में ही तब आएगी जब आज की रिवीजन क्लास सही ढंग से समझोगे। और कल मैं, ध्यान सुना जी, कल मैं एक टॉपिक डिस्कस करूंगा आईटीसी का। कल मैं एक टॉपिक को टच करूंगा आईटीसी का। और जिन जिन बच्चों को आईटीसी कॉन्सेप्ट में आज तक दिक्कत आई है, कल रिवीजन क्लास में टाइम पे आ जाना चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं नहीं, चाहे वो 8:45 बजे आके बैठ जाना यहाँ पे, चाहे 8:45 बजे आके बैठ जाना, मैं 10 बजे आऊंगा, बट कल की रिवीजन क्लास मिस मत करना, क्योंकि कल हमें टॉपिक डिस्कस करना है आईटीसी का। और आप सब जानते हो सर, पूरे जीएसटी में आईटीसी के कितने क्वेश्चंस बनते हैं, आईटीसी कहां कहां पे आप समझ सकते हो, तो उसके बड़ा कॉन्सेप्ट तो कोई भी नहीं है। बट वो समझ में कब आएगा? अगर आज रिवीजन क्लास ध्यान से दोगे जी। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहां पे देखो जी, सबसे पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए। अब जो आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए है ना, ये हमारा है फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ये हमारा जीएसटी काउंसिल का है। एक बच्चा ये बात कहता है, सर, मैंने कहा हाँ, कहता सर ये जीएसटी काउंसिल क्या होती है ना, हमने क्लास में भी सुना कि जीएसटी काउंसिल होती है, तो ये जीएसटी काउंसिल होती क्या है? एक बात मुझे सोच के बताना चाहिए। आज डेली बेस पे जीएसटी में इतनी अमेंडमेंट्स आ रही हैं, आज डेली बेस पे जीएसटी में इतनी अमेंडमेंट्स आ रही हैं, इस अमेंडमेंट को लेकर आने वाली कौन है? जीएसटी काउंसिल है। इवन आज जीएसटी की सबसे बड़ी बॉडी जो है ना, जो सारी अमेंडमेंट्स लेके आती है, वो किसकी रिकमेंडेशन से आती है? वो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से आती है। अब मेरी पूरी फैमिली पहली बात तो ये समझ ले सर, जीएसटी काउंसिल कोई छोटी मोटी बॉडी नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जीएसटी काउंसिल कोई छोटी मोटी बॉडी नहीं है। जीएसटी काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बस ये बात ध्यान दो। मतलब ये बॉडी जो है, ये इंडिया के संविधान के अंतर्गत बनी है। आर्टिकल 279 कैपिटल ए से जीएसटी काउंसिल बनी है। बस ये बात ध्यान दो। एक बच्चा कहता है, यार बनी होगी जीएसटी काउंसिल इंडिया के संविधान से, बट आज तक मुझे यह समझ में नहीं आया कि जीएसटी काउंसिल गवर्नमेंट ने बनाई क्यों है। भाई अगर जीएसटी में अमेंडमेंट लेके आनी थी, या तो पार्लियामेंट लेके आ जाती, या वो स्टेट असेंबली लेके आ जाती, फिर गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसिल क्यों बनाई? सर एक बात मुझे सोच के बताना। जब जीएसटी को लेकर आने के लिए हमने आर्टिकल 246 कैपिटल ए इंसर्ट किया, क्यों इंसर्ट किया? क्योंकि हमें ऐसा आर्टिकल चाहिए था कि जहां पे दोनों गवर्नमेंट को बराबर पावर हो। अब जहां पे जीएसटी लाने की दोनों गवर्नमेंट को बराबर पावर हो, अब सोच के बोला, अगर अमेंडमेंट भी लेकर आनी है तो क्या वो सिर्फ पार्लियामेंट लेके आएगी? आंसर इज नो। क्या वो सिर्फ स्टेट लेके आएगी? आंसर इज नो। मतलब हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए कि जहां पे पार्लियामेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के भी मेंबर हो और स्टेट गवर्नमेंट के भी मेंबर हो। और आज जो जीएसटी काउंसिल है सर, मे भी अगर आपको बताओ, जीएसटी काउंसिल में टोटल मिलाकर 33 मेंबर हैं। टोटल मिलाकर 33 मेंबर हैं, जिसमें 2 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और बाकी 31 जो हमारी स्टेट हैं, वो सारे के सारे उनके मेंबर हैं। और जीएसटी काउंसिल में दोबारा बोलूंगा जी, जीएसटी काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो आपकी फॉर्म कब हुई थी? जीएसटी काउंसिल हमारी फॉर्म हुई थी 10 सितंबर 16 को, और जीएसटी काउंसिल नोटिफाइड हुई थी 12 सितंबर 16 को। यह बात ध्यान दो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बना, आपको मैंने कल भी कहा था जी, जब इंडिया के संविधान में अमेंडमेंट आई तो बिल नंबर था 122 और एक्ट नंबर क्या था 101, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। एक बार दोबारा बोलो, बिल नंबर क्या था 122 था, एक्ट नंबर क्या था 101। और ये एक्ट हमारा कब बना, मैंने कल डेट आपको बताई थी, 8 सितंबर 2016 को हमारा एक्ट पास हुआ था। अब जब 8 सितंबर 16 को हमारा एक्ट पास हुआ तो उस टाइम गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जब ये एक्ट पास हुआ ना, उसके 60 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट को पावर दी गई कि आप जीएसटी काउंसिल बनाओगे। मतलब जब ये एक्ट पास हुआ उसके 60 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट को जीएसटी काउंसिल बनानी थी। कमाल की बात देखो सर, 60 दिन की बात छोड़ो, उसके 2 दिन में जीएसटी काउंसिल फॉर्म हो गई थी और 2 दिन में नोटिफाइड भी हो गई थी। मतलब 8 सितंबर को एक्ट पास हुआ, 10 तारीख को जीएसटी काउंसिल फॉर्म हो गई और 12 को नोटिफाइड भी हो गई। और टोटल मिला के जीएसटी काउंसिल में आज आपके 33 मेंबर हैं। अब जितने 2000 बच्चे मेरे फैमिली के सामने बैठे हैं, पहले तो ना यार एक बार आओ हक कर लो। सही बता रहा हूं, आप 2000 बच्चे डेली सामने आते हो ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड है, ये मेरे लिए वाकई बहुत बड़ा प्राउड है सर। मतलब मैं आपको अगर अपनी जिंदगी का, मैं कह रहा हूं कुछ भी कर दूं ना मैं आपके लिए, वो भी मेरे लिए बहुत कम है। सही बता रहा हूं सर, मैं इतना बोल सकता हूं, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। मेरी पूरी जिंदगी आपकी कर्जदार रहेगी सर, आपके लिए मैं जितना कर पाऊंगा उतना कम है, बस ये बात ध्यान दो। मन करता है कि अपने छोटे भाई बहन को ना एक बार हक कर लूं और उन्हें मोटिवेट करूं कि हम ऐसे ही जीतेंगे जी। एक बात मैंने सोच समझ के आंसर देना जी, अब मुझे आंसर देना जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, 33 मेंबर है, 33 मेंबर है, 31 मेंबर किसके हैं जी, स्टेट गवर्नमेंट के हैं और 2 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। अब सोच समझ के बोलना जी। आपने बोला 8 सितंबर को एक्ट बना, 10 तारीख को फॉर्म हुआ और 12 तारीख को जीएसटी काउंसिल नोटिफाइड हो गई। क्या अभी तक कोई मेरी क्लास में ऐसा बच्चा है जो मुझे चैट बॉक्स में ये लिख के बता दे कि जीएसटी काउंसिल की अभी तक कितनी मीटिंग हो चुकी है? क्या अभी तक कोई ऐसा बच्चा है जी जो मुझे ये लिख के बता दे कि जीएसटी काउंसिल की अभी तक कितनी मीटिंग हो चुकी है जी? एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताना, लिख के बताओ जी, जीएसटी काउंसिल की अभी तक कितनी मीटिंग हो चुकी है? मैं सबके चैट बॉक्स पढ़ रहा हूं जी, जीएसटी काउंसिल की अभी तक कितनी मीटिंग हो चुकी है? बच्चा कह रहे हैं सर हमें क्या पता। साक्षी कह रही है सर 43 मीटिंग, कोई कह रहा है 47 मीटिंग, कोई कह रहा है 42 मीटिंग, कोई कह रहा है 14 मीटिंग, कोई कह रहा है 4 मीटिंग। ऐसे नालायक बच्चे हैं ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक बच्चा कह रहा है 61 मीटिंग हो चुकी है। हद हो गई नालायक, आपकी एज नहीं पूछा, मीटिंग पूछा कितनी हो चुकी है। कई बच्चे कह रहे हैं 101 मीटिंग हो चुकी है। 101 नंबर तो एक्ट का है सर, मैं पूछ रहा हूं मीटिंग कितनी हो चुकी है। कई बच्चे कह रहे हैं 43, 42, 41। इधर सुना ध्यान से, जीएसटी काउंसिल की सर अभी तक टोटल मिला के 43 मीटिंग हो चुकी है। कोई जिन्होंने 43 कहा ना, जिन्होंने 43 कहा करे यस 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 यस, देखो कहा था ना मैंने 43 है, देखो मैंने पहले ही कहा था 43 है। देख 100 नंबर का एक क्वेश्चन आया, मेरा सही हो गया, कमाल कर दिया मैंने। रुक जाओ नालायको, क्या हो गया है? मतलब सही हो गया, ठीक है, आराम से बैठो, कहीं ऐसा ना हो आसपास वालों को मुक्का मुक्का मार दो और बेचारे गिर जाएं। इधर देखो ध्यान से, बिल्कुल सही बोला जी आपने। जीएसटी काउंसिल की अभी 43 मीटिंग हो चुकी है। 44th मीटिंग जो है अभी 12 तारीख को है। आज हमारी 10 तारीख है, आज हमारी 10 तारीख है। 2 दिन के बाद हमारी 44th मीटिंग होगी और 44 अभी हमारी 43 मीटिंग हुई है। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं जी, इधर सुना ध्यान से, इधर देखो, यहां पे ना अब आपके सामने एक बार यहां पे इधर देखना जी, इधर चेक करो, ये आपके सामने जीएसटी काउंसिल के मेंबर मैंने खोले हैं लाइव। ये जीएसटी काउंसिल आपके जी टोटल मिला के 33 मेंबर है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं 33 मेंबर में कौन कौन है। सबसे पहले जीएसटी काउंसिल में कौन होगा? चेयरमैन होगा जी। सबसे पहले जीएसटी काउंसिल में कौन होगा जी? चेयरमैन होगा। अब सोच के बोला, जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन है जी? जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इसके चेयरमैन है। जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इसके चेयरमैन है। फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ जी, हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? जल्दी बताओ, हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है जी? देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है जी? बताना एक बार, देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वाह भाई वाह। एक बच्चा कह रहा है निर्मला जी, एक बच्चा कह रहा है निर्मू आई है। निर्मू, ये कैसे कैसे नाम ले रहे हो सर? आपको अगर कोई बोले, आपको अगर मान लो आपका नाम हो राम और आपको बोले रामू, रामू इधर आ, कैसे? ये अच्छे से नाम लो सर, पूरा इज्जत से नाम लो। हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, कौन है हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर? हद हो गई। बच्चा कह रहा है मोदी जी, एक बच्चा कह रहा है राहुल गांधी। राहुल गांधी फाइनेंस मिनिस्टर कब से होगा सर? मैं फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, कौन है? सही से नाम लिखो जी। फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। ऐसे बोलना है, मेरे पीछे बोलो, इज्जत से बोलो। क्या पता वो हमारी वीडियो देख रही हूं, क्या पता सीतारमन जी हमारी वीडियो देख रही हूं। बच्चा कह रहा है ऐसे कैसे वो आपकी वीडियो देखेंगे? क्या पता सर, उनको क्या पता, उनको लग रहा हो कि भाई वाह इतने सारे बच्चे लाइव बैठे हैं, कुछ तो बढ़िया चल रहा होगा, चलो हम भी देख लेते हैं। तो अगर वो हमारी वीडियो देख रही होगी, कम से कम चैट बॉक्स में अगर नाम पढ़ेंगे, उनको कितना प्राउड फील होगा कि देखो बच्चे हमारा कितना अच्छे से नाम लेते हैं। लिखो बराबर से, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, ये हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है। अच्छा, ये तो है चेयरमैन।
अब यहाँ पे दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर है ना, वो हमारे हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर। वो कौन है जी? श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। तो ये दो मेंबर जो हैं ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, ये दो मेंबर जो हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, और बाकी 31 मेंबर जो आपके सामने हैं, 31 मेंबर जो आपके सामने यहाँ पे लिस्ट दिख रही है, वो सारी की सारी स्टेट की है। अब मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप लास्ट मेंबर चेक करोगे, देखो लास्ट मेंबर वेस्ट बंगाल डॉक्टर अमित मित्रा, फाइनेंस मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल के, 33rd मेंबर हैं। मतलब 33 मेंबर हमारे जीएसटी काउंसिल के हैं सर। मैं ये लाइव क्यों दिखा रहा हूं? ताकि आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट हो, ताकि आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट हो कि हाँ भाई जीएसटी काउंसिल में मीटिंग कैसी होती है, टोटल मेंबर कितने हैं। ठीक है, आप टोटल 33 मेंबर हैं, दो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए, एक तो फाइनेंस मिनिस्टर हो गया जी, एक अनुराग सिंह ठाकुर जी हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर, ये दो हो गए, और बाकी 31 हो गए स्टेट। और जो वाइस चेयरमैन होगा ना, वाइस चेयरमैन जो होगा, इन्हीं 31 में से एक मेंबर जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? वाइस चेयरमैन बन जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। बच्चा कह रहा है हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है जी? आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा, प्लीज ध्यान सुना जी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि पहली बार जीएसटी काउंसिल कब फॉर्म हुई थी? 10 सितंबर। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा? नोटिफाइड कब हुई थी? 12 सितंबर। कितने दिन मिले थे काउंसिल बनाने के लिए? 60 दिन। पावर किसको मिली थी? प्रेसिडेंट को। टोटल मेंबर कितने हैं? 33। सेंट्रल गवर्नमेंट कितने हैं? 2। स्टेट गवर्नमेंट कितने हैं? 31। और चेयरमैन कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन कौन है? जो 31 मेंबर होंगे उसी में से एक मेंबर क्या बन जाएगा? वाइस चेयरमैन। ये बात ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी, अब ध्यान सुनना। अब बच्चा ये बात कहता है सर टोटल मिला के, जैसे आपने कहा 33 मेंबर हैं, टोटल मिला के आपने कहा 33 मेंबर हैं। एक बच्चा कहता है सर इतने टाइम से ना लॉकडाउन चल रहा है, हम ना बाहर कहीं खाने भी नहीं गए, हमारा ना पता कितना मन करता है कि हम बाहर जाएं, लॉकडाउन खत्म होए, खाने का पता कितना मन करता है। बताओ क्या खाना है आज? यार कैसे कैसे बेकार की बातें कर दी आपने। आप मेरे को बताओ तो सही क्या खाना है? क्या खाना है? मोमोज खाने हैं। ओ मोमोज मंगा देता हूँ सर। मोमोज कितने? 10 रुपए के मेरे ख्याल से 40 मोमोज आते हैं सर। 10 रुपए के 40 मोमोज आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 2100 बच्चा बैठा है मोमोज मंगा लेते हैं। अब सोच के बोला, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। एक बच्चा कहता है मोमोज खाने, एक कहता है सर मेरे को ना फ्रूटी पीनी है। चलो ऐसा करते हैं, ये मान लो फ्रूटी है, इस फ्रूटी पर ना, इस फ्रूटी पर देखो ये फ्रूटी है, हद हो गई, बच्चा खींच रहा है। सर कैसे खींच रहे हो नालायक, इधर देखो मोबाइल टूट जाएगा। अब प्लीज ध्यान से ना, ये मान लो फ्रूटी है, इस फ्रूटी पर ना जीएसटी का रेट अभी लग रहा है, मान लेते हैं इस पे रेट लग रहा है 12%। और मेरी पूरी फैमिली कहती है सर हमें ना फ्रूटी पीनी है, तो फ्रूटी ना सस्ती हो जाए तो बढ़िया होगा। तो मैंने कहा ठीक है ऐसा करते हैं, काउंसिल के पास मुद्दा भेजते हैं कि फ्रूटी पर जीएसटी का रेट कम करो। जीएसटी काउंसिल के 33 मेंबर हैं, इस पे रेट 12% है। हम ये कहना चाहते हैं इस पे 12 मत करो, या तो 5% कर दो या नील रेट कर दो, ताकि फ्रूटी का रेट सस्ता हो जाए और मेरी फैमिली के सारे बच्चे पी ले। अब प्लीज ध्यान सुनना जी, जो बच्चे बिना बात की चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग पे ध्यान ना लगाएं, मेरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान लगाएं, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, चैटिंग से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान लगाएं, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। ये डिसाइड करना है कि 12% वाला रेट 5% हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। अब मान लो 12 तारीख को मीटिंग है, इस 12 तारीख को 44th मीटिंग है, उसमें डिसाइड होना है कि फ्रूटी के रेट पे, मतलब फ्रूटी पर 12% जीएसटी लगे या 5% लगे। अब टोटल मिला के 33 मेंबर हैं, प्लीज ध्यान सुनना ठीक, टोटल मिला के 33 मेंबर हैं। मान लो 12 तारीख को ना सिर्फ और सिर्फ 15 मेंबर आए, 12 तारीख को सिर्फ 15 मेंबर आए। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर 12 तारीख को सिर्फ 15 मेंबर आए तो क्या ये फ्रूटी का रेट डिसाइड होगा नहीं होगा? आंसर इज नो। याद करो सर, मैंने आपको रेगुलर बैच के अंदर कहा था कि कम से कम 50% कोरम होना जरूरी है। मतलब जब तक 50% कोरम नहीं होगा ना, जब तक 50% कोरम नहीं होगा मीटिंग काम ही नहीं करेगी। अब सोच समझ के बोलना, अगर आपके 33 मेंबर हैं, अगर 33 मेंबर आपके हैं, कम से कम 17 मेंबर अगर आएंगे तो मीटिंग काम करेगी। 17 से कम मेंबर होंगे तो मीटिंग काम ही नहीं करेगी। अगर 15 मेंबर आए होंगे तो मीटिंग काम ही नहीं करेगी। बस ये बात ध्यान दो। एक बच्चा कहता है सर अगर मान लो चलो 15 मेंबर की जगह ना, मान लो उस दिन 12 तारीख को 20 मेंबर आ गए, भाई मान लो 20 मेंबर आ गए, तो क्या मीटिंग काम करेगी? बिल्कुल काम करेगी। अब सोच समझ के बोलना जी, 33 मेंबर टोटल हैं, इधर देखो ध्यान से, 33 मेंबर टोटल हैं, 33 में से 20 मेंबर आए हैं जी, 33 में से 20 मेंबर आए हैं, कोरम पूरा हो गया, 50% से ऊपर है, मीटिंग काम करेगी। इसमें 2 मेंबर तो कौन होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, और 18 मेंबर किसके होंगे? स्टेट गवर्नमेंट के होंगे। ऑब्वियस सी बात है, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। कौन कौन है? एक तो श्रीमती निर्मला सीतारमन जी और एक अनुराग सिंह ठाकुर जी, ये 2 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के, और बाकी 18 मेंबर जो होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के होंगे। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारी स्टेट गवर्नमेंट कह रही है नहीं नहीं सर ऐसा कर लो ना, फ्रूटी का रेट ना कम कर दो। विवेक सर की क्लास में डेली लाइव बच्चे आते हैं और बैठे बैठे आराम से फ्रूटी पी लेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है? इस पे रेट 5% कर दो। सारी स्टेट ने कहा रेट कर दो 5।
बट निर्मला सीतारमन जी कह रही हैं और अनुराग सिंह ठाकुर जी कह रहे हैं ना जी ना, हम रेट कम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हम नहीं चाहते बच्चे फ्रूटी पिए, हम तो चाहते हैं बच्चे आराम से बैठ के क्लास देके, फ्रूटी पिएंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, रेट कम नहीं होना चाहिए। मतलब सारी स्टेट गवर्नमेंट कह रही है यस रेट कम कर दो, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है रेट कम नहीं होगा। क्या रेट कम होगा या नहीं होगा? सोच समझ के बोलना, क्या रेट कम होगा या नहीं होगा सर? यस या नो? आंसर इज नो, नहीं होगा। नालायक एक बच्चा कह रहा है सर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सारी स्टेट ने यस बोल दिया इसलिए हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा? एक बात मैं बताऊं, मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि 75% की वोटिंग अगर फेवर में होगी तब रेट कम होगा, नहीं तो रेट कम नहीं होगा। क्या कह रहे हो? ये 100% की वोटिंग है। सर 100% की वोटिंग कैसे है? सारी स्टेट ने यस बोल दिया तो 100% कहां से आ गया? मैंने क्लास में क्या कहा था, अगर सारी स्टेट यस बोल देती हैं तो मतलब 66.67% वोट फेवर में आ गए, मतलब 2/3 वोट फेवर में आ गए। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यस बोल देती है तो 1/3 फेवर में आ गए। इन दोनों को मिलाकर अगर 75 होगा तब जाके रेट कम होगा, नहीं तो रेट कम नहीं होगा। अच्छा भाई समझ में आएगा विवेक सर क्या कह रहे हैं? मैंने तो समझ में ना आ रहा कुछ। ये तो पता नहीं केड़ी कौन कौन सी बातें करने लग रहे। मेरे को तो ये समझ आ रहा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अगर यस बोलेगी तो भी रेट कम ना होगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट यस बोलेगी तो भी रेट कम ना होगा, अगर दोनों मिलकर यस बोलेंगे तब रेट कम होगा। आंसर इज यस, आंसर इज यस। अगर दोनों यस बोलते हैं और अगर वोटिंग 75% होती है तब रेट कम की बात करना, नहीं तो रेट कम की बात मत करना। बच्चा कहता है सर आप ना हमें क्वेश्चन दे दो, सर आप ना हमें क्वेश्चन दो और क्वेश्चन ना सर थोड़ा मुश्किल देना। ये बच्चों वाले क्वेश्चन हमें देने बंद कर दो सर। अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हमारे 10 अगस्त को एग्जाम है सर, कैसी कैसी बातें करते हो? अब हम आपके बच्चे हैं सर, आप हमें बढ़िया क्वेश्चन बना के दो। लो जी क्वेश्चन लो, क्वेश्चन लो, इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन लो बढ़िया वाला। टोटल 33 मेंबर हैं, टोटल मिला के 33 मेंबर है जी। प्लीज ध्यान सुना क्वेश्चन। और 33 मेंबर में से मान लो 25 मेंबर प्रेजेंट हुए, 25 मेंबर प्रेजेंट हुए, प्लीज ठीक है जी, 25 मेंबर प्रेजेंट हुए। अब प्लीज ध्यान सुनना जी, ये कई बच्चे चैट बॉक्स में पता नहीं कहां से आ गए हैं। शुभम वर्मा, ये क्या चल रहा है चैट बॉक्स में? फेक कमेंट रीडर, ही इज नॉट एट ऑल रीडिंग कमेंट्स। क्या चल रहा है शुभम, क्या हो रहा है ये? मतलब क्या आप क्या चाह रहे हो कि मैं यहां पे आपके चैट पढ़ूं या मैं आपको पढ़ाऊं? नालायक सर आप मेरे सामने लाइव बैठे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कैसी कैसी बात बेकार की बातें कर रहे हो? आप यहां पे पढ़ने के लिए आए हो? हद हो गई यार, आपके एग्जाम है नहीं क्या 10 अगस्त को? मैंने कहा ना मार्केट में 3-4 बच्चे हैं जिनका एक ही काम है बस घूमना, उनका काम ही बस ये घूमना, या तो दूसरों को डिमोटिवेट करना या उनसे मतलब बेकार की नेगेटिविटी फैलाना, बस यही काम है और कोई काम ही नहीं है उनके पास जी। उनको पता भैया हम तो क्लियर होंगे नहीं, दूसरे को भी क्लियर नहीं होने देंगे। नालायक बच्चे ऐसे हैं। इधर देखो ध्यान से जी, कोई बच्चा इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा जी, ऐसे बच्चों से कोई बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, सब बैठ के पढ़ेंगे। हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं जी, ठीक है? मुझे आंसर देना जी। इधर देखो ध्यान से नालायक। अब यहाँ पे 33 मेंबर हैं जी, 33 मेंबर हैं, 25 मेंबर मान लो प्रेजेंट है नहीं, 25 मेंबर प्रेजेंट है, मतलब कोरम पूरा हो गया, कोरम पूरा हो गया। इसमें 2 मेंबर तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और आपके 23 मेंबर जो हैं वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के हैं। प्लीज ध्यान सुना जी, 2 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के, 23 मेंबर स्टेट गवर्नमेंट के। पूरी क्लास मुझे आंसर देगी, पूरी क्लास अलर्ट हो जाए, सीधो के बैठो है अंकल, सीधो के बैठो। हाँ आपसे ही बात कर रहा हूँ, बच्चा कह रहा है मेरे से, हाँ हाँ आपसे बात कर रहा हूँ, सीधो के बैठो बिल्कुल। इसमें 2 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और 23 मेंबर स्टेट गवर्नमेंट के। अब ध्यान सुना, दोनों मेंबर कह रहे हैं सर फ्रूटी का ना रेट कम कर दो, फ्रूटी का रेट कम कर दो। दोनों मेंबर कह रहे हैं यस रेट कम कर दो। और 23 में से 15 मेंबर कह रहे हैं रेट कम होना चाहिए और 8 मेंबर कह रहे हैं रेट कम नहीं होना चाहिए। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है रेट कम कर दो, बट स्टेट गवर्नमेंट के 23 मेंबर में से 15 कह रहे हैं रेट कम होना चाहिए और 8 मेंबर कह रहे हैं रेट कम नहीं होना चाहिए। क्या इस पे रेट कम होगा या नहीं होगा? बस ये बता दो जी, क्या इस पे रेट कम होगा या नहीं होगा? ये बताओ 75% आएंगे नहीं आएंगे जी? जल्दी बताओ सर फटाफट से। वैसे कमाल की बात है, देखो 2100 बच्चे लाइव बैठे हैं और 1600 लाइक है। सर ऐसे मेरा भी दिल दुखता है पता है, मतलब मैं तो चाहता हूं कि आप मुझे इतना प्यार करो कि बाहर वाले भी देखें विवेक सर को कितना प्यार करते हैं उनके बच्चे। बल्कि 2100 बच्चे लाइव बैठे तो 2500 लाइक होने चाहिए, सारे बच्चे लाइक करो। हाँ नहीं, बच्चा कह रहा है सर यस सर रेट कम होगा, रेट कम होगा। एक बच्चा कह रहा है नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, कई नहीं भी कह रहे हैं, कई यस भी कह रहे हैं। इधर सुना ध्यान से, एक बात मुझे बताओ जी,
जिन्होंने भी यस या नो बोला, आपने पहले बताओ कैसे निकाला आपने। मैंने कहा था 75% अगर वोट फेवर में होगा तब तो रेट कम होगा, नहीं तो रेट कम नहीं होगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 मेंबर हैं और दोनों ने ही यस बोल दिया, तो मतलब क्या हुआ, 33.33% वोट फेवर में आ गए। सर सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 मेंबर हैं, दोनों ने ही यस बोला, तो 33.33% वोट फेवर में आ गए, 33 तो ये फेवर में आ गए। और मैंने क्या बोला, अगर स्टेट गवर्नमेंट के सारे मेंबर यस बोल देते, हेलो इधर देखो ध्यान से, नहीं मेरी तरफ देखो, अगर स्टेट गवर्नमेंट के सारे मेंबर यस बोल देते फिर 66.67% वोट फेवर में आ जाते। अब सोच समझ के बोलना, अगर स्टेट गवर्नमेंट के सारे मेंबर यस बोल देते तो 66.67 वोट फेवर में आते। बोला कितनों ने, 15 ने। अब सोच समझ के बोलना जी, अगर 66.67% वोट फेवर में आते, अगर 23 के 23 मेंबर यस बोलते, अगर 15 ने यस बोला तो कितने परसेंट आ गया जी, ये आ गया 43.48% आ गया। सर 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 रुको, सर रुको, एक बार दोबारा बताओ, नहीं आया सर, समझ नहीं आया। इधर देखो ध्यान से मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे बाबू, इधर देखो। मैं ये कह रहा हूं, अगर स्टेट गवर्नमेंट के सारे मेंबर यस बोल देते फिर क्या होता, फिर 66.67। अब अगर सारे मेंबर यस बोलते फिर 66.7 होता। अगर 15 ने यस बोला तो कितना हुआ, तो 66.67 डिवाइड बाय 23 मल्टीप्लाई 15 करोगे तो 43.48 प्लस में 33.33, तो सर 76.81% आ गया, 75% से ऊपर चला गया। बाबूजी रेट कम हो जाएगा। ये लो फ्रूटी हो गई सस्ती, फ्रूटी हो गई सस्ती जी, फ्रूटी हो गई सस्ती। ये लो जी फटाफट से सारे बच्चे फ्रूटियां पकड़ लो, फ्रूटी सस्ती हो गई। क्यों? क्योंकि रेट कम हो गया, 75% से ऊपर वोटिंग फेवर में हो गई जी। इस तरह के आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है आर्टिकल 279 कैपिटल ए का जी। ठीक है जी। बच्चा कह रहा है सर रिपीट कर दो कॉन्सेप्ट। अब देखो सर, अगर ऐसे बार बार रिपीट कराओगे ना सर, मैंने पहले भी कहा ये रिवीजन क्लास चल रही है सर, उम्मीद कर रहा हूं आप पहले थोड़ा बहुत जीएसटी पढ़ के आए हो। इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें है क्या सर, एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे यस बोल देंगे तो 33.33% वोट फेवर में मान लो। अगर स्टेट गवर्नमेंट के सारे यस बोल देंगे 66.67 मान लो। अब अगर सारे स्टेट गवर्नमेंट के यस बोलेंगे तब 66.67 होगा। मतलब 23 मेंबर प्रेजेंट है ना, तो 23 के यस बोलने पर अगर 66.67 है तो 15 के यस बोलने पर कितना होगा वो निकाल लो, उसको 33.33 में ऐड कर दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलो ऐसा करो, एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बच्चा देखो जी क्या कह रहा है, बच्चा कह रहा है सर अगर ऐसा हो गया जैसे 2 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, अगर उसमें से एक ने यस बोल दिया एक ने नो बोल दिया, वही पता क्या, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। मैं एक बार रेगुलर बैच की क्लास ले रहा था, आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन कैसा है। एक बार मैं रेगुलर बैच की क्लास ले रहा था, तो मैं ना पहली दूसरी क्लास में रेगुलर बैच में, जब मेरा रेगुलर बैच चलता है उसके अंदर मैं बोलता हूँ, पहली क्लास दूसरी क्लास के अंदर बोल देता हूँ कि आपको जो भी डाउट हो ना आप मुझसे पूछ लेना, कभी शर्म मत करना, क्योंकि आप मेरी फैमिली के बच्चे हो, कैसा भी डाउट पूछ लेना। एक बच्चा सीरियस ले गया, एक बच्चा बिल्कुल सीरियस ले गया इस बात को, कह रहा कोई बात नहीं मैं कैसा भी डाउट पूछ लूंगा। उस बच्चे ने क्या किया, 2-3 क्लास के बाद ना मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था, आपके इनकम टैक्स में कॉन्सेप्ट है क्लबिंग ऑफ इनकम का। बोलो हाँ, क्लबिंग ऑफ इनकम कॉन्सेप्ट है ना, क्लबिंग ऑफ इनकम इनकम टैक्स में, उसमें है कि माइनर की इनकम उसके पेरेंट्स में क्लब हो जाती है। तो मैंने क्लास में कॉन्सेप्ट समझा रहा था, मैंने कहा माइनर की इनकम उसके पेरेंट्स में क्लब होती है, क्योंकि माइनर टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, उसके पेरेंट्स में इनकम जुड़ जाएगी। बच्चा सीरियस था, बच्चा कह रहा है सर एक डाउट है। मैं कहा 2 मिनट रुक जाओ, बस मैं कॉन्सेप्ट खत्म कर दूं, अभी डाउट ले रहा हूं। कह रहा नहीं सर अभी डाउट लेना, मेरे दिमाग में डाउट चल रहा है। मैं कहा बस 2 मिनट रुक जाओ मेरे बच्चे, अभी मैं कॉन्सेप्ट खत्म कर दूं फिर डाउट ले लूं। नहीं सर ऐसा क्या मतलब हुआ, आपने पहले ही कहा था कैसे भी डाउट ले लो, आप तो हमारे डाउट ही नहीं लेते। मैं कहा चलो अच्छा ये बताओ डाउट क्या है। कहता सर आपने कहा है कि माइनर की इनकम उसके पेरेंट्स में क्लब होगी, अगर पेरेंट्स ही माइनर हो तो क्या होगा। बच्चा कह रहा है अगर पेरेंट्स ही माइनर होंगे तो क्या होगा। ओ माय गॉड, मतलब बच्चा भी माइनर पेरेंट्स भी माइनर, मेरे को दिमाग में आ ही नहीं रहा सर क्या चल रहा है। मतलब छोटे छोटे लोग जा रहे हैं क्या, ऐसे 15-15 साल के पेरेंट्स जा रहे हैं, 2-2 साल के बच्चे जा रहे हैं, कैसी कैसी बेकार की बातें कर रहे हो। वही डाउट आपने पूछ लिया कि माइनर की इनकम उसके पेरेंट्स में क्लब होगी, अगर पेरेंट्स ही माइनर होंगे तो क्या होगा। बच्चा कहता है सर 2 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, अगर एक यस बोल दे एक नो होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे, मेरे नोनू मेरे सोनू, बताओ कैसा होगा। मतलब एक बार खुद इमेजिन करना, डाउट पूछने से पहले एक बार इमेजिन करना, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी कह रही हैं जी फ्रूटी पे रेट कम कर दो, देश की फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं फ्रूटी पे रेट कम कर दो, उन्हीं सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरा ऑफिसर कह रहा है
ये ना श्रीमती निर्मला सीतारमण जी झूठ बोल रही हैं, रेट कम नहीं होगा जी, ये नालायक है, रेट कम नहीं होगा, रेट कम नहीं होगा, कैसा कभी होगा? मतलब निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं रेट कम कर दो, अनुराग सिंह ठाकुर जी कह रहे हैं ये झूठ बोल रही हैं जी, रेट कम मत करो, ये ऐसे ही इनको पता नहीं है। अब सोच के बोलना, ऐसा कभी होगा क्या? या कभी ऐसा होगा कि अनुराग सिंह ठाकुर जी कह रहे हैं रेट कम कर दो जी, निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं ये पागल है जी, इनकी बात मत सुनो, रेट कम मत करो? कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो सर, हद हो गई बिल्कुल ही खतर बम। एक बात, ऐसा कैसे होगा सर? दोनों गवर्नमेंट, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, पहले से ही डिसाइड करके आएंगे ना अंदर बोलना क्या है। हाँ वो तो स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें यस नो हो सकती है क्योंकि राज्य की सरकारें अलग हैं, राज्य की सरकारें अलग हैं, वहां तो यस नो होगा, बट यहां कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। बट अगर आप डाउट पूछ रहे हो, आपका दिल बुरा ना मान जाए तो मैं बता दूं, अगर एक मेंबर यस बोलेगा तो फिर 16.67% काउंट करेंगे, ठीक है? बट ऐसे डाउट मत पूछा करो, ठीक है? इधर देखो ध्यान से जी। चलो उम्मीद करता हूं जी आपके डाउट्स का रिप्लाई मिल गया होगा जी, ठीक है जी? यहां तक क्लियर है जी? अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जी, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं फटाफट से, आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए का मुझे आंसर देना जी, उसके बाद फिर अगला कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर अगला कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे फटाफट से। इधर देखो जी, बच्चा कह रहा है सर सेंट्रल गवर्नमेंट मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होगी तो मीटिंग होगी या नहीं होगी? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर चेयरमैन ही प्रेजेंट नहीं होगा तो मीटिंग कैसे होगी सर? अगर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आएगा तो मीटिंग तो ऑब्वियस ही नहीं है। कोरम के लिए ऑब्वियस पता, कोरम मींस दोनों के मेंबर होने चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो, जैसे आजकल कोरोना के चक्कर में, कोविड के चक्कर में ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी, ठीक है? तो वो कोई दिक्कत नहीं है जी। लो जी लिखो रही अब यहां पे, टोटल मेंबर हैं 33 मेंबर, आंसर देना मुझे, टोटल 33 मेंबर हैं। उसके बाद जी इसमें दो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, और अरे प्रेजेंट कितने हैं? पहले प्रेजेंट है मान लो 30, प्रेजेंट है 30 मेंबर, 30 मेंबर प्रेजेंट हैं, 30 मेंबर प्रेजेंट है, 33 मेंबर है, 30 प्रेजेंट है। दो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, 28 आपके स्टेट गवर्नमेंट के, 28 आपके स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है जी? स्वीटी कह रही है इसमें राउंड ऑफ होता है, इसमें राउंड ऑफ कैसे होगा? मतलब आप क्या कह रहे हो कि 33 मेंबर है तो 50% 16 मतलब 16.5 होता है? मतलब कैसे कैसे डाउट पूछ रहे हो सर? 33 मेंबर हैं तो 50% 17 ही मानोगे ना, क्या कहोगे? अच्छा ये एक आदमी है, इसको आधा काट देंगे, आधा काट के चल भाई तू अंदर चल, ये 16.5 आदमी अंदर आ गए, ये कोरम पूरा हो गया। सर 33 मेंबर है तो कोरम 17 मेंबर ही पूरा करोगे ना, इधर राउंड ऑफ का क्या मतलब हो गया? ये कोई कैलकुलेशन थोड़ा कर रहे हैं। बच्चा कह रहा है 16.5 मेंबर कैसे आएंगे? नालायक, आधा मेंबर हो गया, चलो जी ये 16.5 मेंबर हो गए, कोरम पूरा हो गया। वो चारा आधा तड़प रहा है बाहर, कह रहा है मैं तो गिर गया, मेरे को तो उठा लो। इधर देखो ध्यान से जी, 28 स्टेट गवर्नमेंट के हैं, इस 28 में से 3 मेंबर कह रहे हैं कि हम वोट नहीं करेंगे, 3 मेंबर कह रहे हैं हम वोट ही नहीं करेंगे, प्रेजेंट हैं, मीटिंग में आए हैं, मीटिंग में आए हैं, बट कह रहे हैं वोट नहीं करेंगे। जैसे आप में से कई बच्चे क्लास सुन रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, यस या नो में कोई रिप्लाई नहीं कर रहे, आराम से बैठे हैं, आज मैया का जगराता दर्शन पाएंगे, आएगी शेरों वाली माता दर्शन पाएंगे, सर हम कोई रिप्लाई नहीं करेंगे, हम तो बस वैसे बैठे थे फ्री, हमने आपका सेशन चला दिया, वो हम कोई रिप्लाई नहीं करेंगे। वही नालायक बच्चे हैं कि मीटिंग में प्रेजेंट तो हैं बट कह रहे वोट नहीं करेंगे, यस या नो में। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, विवेक सर किस खेत की मूली है, हमें कोई नहीं सुधार पाया। चलो 3 मेंबर तो वो हैं। उसके बाद जी 25 मेंबर कह रहे हैं, 25 मेंबर कह रहे हैं जी हम वोट करेंगे, 25 मेंबर कह रहे हैं हम वोट करेंगे। जैसे काफी सारे बच्चे हैं वोट करते हैं, यस नो में आंसर देते हैं, 25 मेंबर वो हैं। 25 में से ध्यान सुना, 25 में से 17 मेंबर कह रहे हैं यस फ्रूटी पे रेट कम कर दो, 17 मेंबर कह रहे हैं यस फ्रूटी पे रेट कम कर दो, और 8 मेंबर कह रहे हैं जी फ्रूटी पे रेट कम नहीं होगा जी, 8 मेंबर कह रहे हैं फ्रूटी पे रेट कम नहीं होगा। अब मुझे ये बताओ, और दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के कह रहे हैं यस रेट कम कर दो, सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों कह रहे हैं यस कम कर दो। 28 मेंबर उसके स्टेट के हैं, उसमें 3 कह रहे हैं मैं वोट नहीं करूंगा, 25 कह रहे हैं, 25 में 17 कह रहे हैं रेट कम कर दो, 8 कह रहे हैं रेट कम मत करो। मेरे को ये बताओ रेट कम होगा या नहीं होगा जी? जल्दी बताओ जी, रेट कम होगा या नहीं होगा जी? कई बच्चे कह रहे हैं नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, यस होगा सर। आयुष कह रहा है सर हो जाएगा, अंजलि कह रही है हो जाएगा, एमी कह रही है हो जाएगा, विभोर कह रहा है हो जाएगा जी, हिमांशी कह रही है हो जाएगा, स्वीटी कह रही है हो जाएगा,
और अभी मतलब ऑलमोस्ट अब सब बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, कई बच्चे कह रहे नहीं होगा, अभी भी कई नालायक बच्चे बैठे हैं। इधर देखो ध्यान से, मैं लास्ट बार समझा देता हूं जी, क्योंकि इसके बाद मैं इसको डिटेल में लेके ज़्यादा जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमें रिवीजन भी कंप्लीट करनी है। इधर सुनो ध्यान से, एक बात बताओ यार, ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट ने यस बोल दिया तो 33.33% वोट फेवर में आ गए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने क्या बोला, अगर सारे स्टेट गवर्नमेंट यस बोल देती, अगर सारी स्टेट यस बोलती तो 66.67% वोट फेवर में आते। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, 28 मेंबर स्टेट गवर्नमेंट के हैं, तो जो 66.67% में काउंट करूंगा, क्या वो 28 मेंबर का काउंट करूंगा या काउंट करूंगा 25 का? सर काउंट करूंगा 25 का। एक बात बताओ सर, जिसने वोट ही नहीं किया, जो रिवीजन क्लास में आके बैठ गया बट पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, वो आया या ना आया एक ही बराबर है ना। जैसे अभी सामने बच्चा है, बड़ा उदास बैठा है, बहुत ही उदास बैठा है, जैसे पता नहीं क्या हो गया जिंदगी में। वो जो ये ना उसको ढूंढ रहा है जिसने इसको कहा कि तू सीएस कर ले, कह रहा मेरे को मिल नहीं रहा सर, अगर मेरे को मिल जाएगा ना जिसने कहा था सीएस कर ले, उसको मैं बता दूंगा मैं क्या हूं। फिर बड़ा उदास बैठा बच्चा। अब सोच के बोलना, ना तो यस में वोट कर रहा है ना नो में, तो ये बच्चा आया या ना आया एक ही तो बराबर है। तो गवर्नमेंट कह रही है उन 3 मेंबर को तो काउंट ही मत करो, जो 66.67 काउंट करना है ना, वो काउंट करना है 25 मेंबर का। अब सोच के बोलना जी, 66.67 अगर 25 मेंबर का है, तो अगर मान लो 17 ने यस बोल दिया तो बताओ री क्या होगा जी फटाफट से। 66.67 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई 17, तो कितना आएगा जी 45.33 प्लस में 33.33 कर दोगे तो आएगा 78.6656%। तो 75% से ज्यादा है जी, फ्रूटी का रेट कम हो जाएगा, फ्रूटी का रेट कम हो जाएगा। इस तरह से आपके आंसर निकलेंगे जी। उम्मीद करूंगा जी, उम्मीद करूंगा अब जाके आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा जी। आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल है, तो हमने इसके क्वेश्चन भी करवा दिया आपको, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बन गया होगा कि अगर एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया तो आप गलती करके नहीं आओगे जी। 1900 बच्चे लाइव बैठे हैं, यस या नो में आंसर दे दें। क्या आर्टिकल 279 कैपिटल है समझ में आ गया? पक्का पक्का। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं जी। बच्चा कह रहा है यस यस, मजा आ गया सर, आग लगा दी सर, कमाल हो गया सर, ओ माय गॉड, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इधर देखो ध्यान से जी, अब आगे आओ जी। अब ये हमारा आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल है कंप्लीट हो गया जी। अब मुझे फटाफट से बोल दो, कोरम कितना चाहिए? 50%, वोटिंग कितनी? 75। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना हो गया? 1/3, स्टेट गवर्नमेंट कितना हो गया? 2/3 हो गया, टोटल कितना हो गया? 3/4 हो गया, मतलब 75 वोटिंग में चाहिए। ये सारी की सारी बातें हो गई। अब जीएसटी काउंसिल क्या रिकमेंड करेगी? जितने भी आपके मेन डिसीजन होंगे जीएसटी में, वो डिसाइड करने वाली कौन होती है, रिकमेंड करने वाली कौन होती है? वो जीएसटी काउंसिल ही होती है। ये सारी बातें जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करती है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारा आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए, जो हमने पैकअप कर दिया। उसके बाद अब यहां पे आओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब अगला कॉन्सेप्ट मैं कराने जा रहा हूं। लो जी, अब कौन कौन से टैक्स आपके जीएसटी में, कौन कौन से टैक्स आपके जीएसटी में सब्स्यूम हुए हैं, एक बार वो देख लो जी। इधर देखो कौन कौन से सब्स्यूम हुए हैं। सेंट्रल लेवल के ये वाले टैक्स सब्स्यूम हुए हैं, स्टेट लेवल के ये वाले टैक्स सब्स्यूम हुए हैं। मतलब ये आपको ना याद नहीं करने, ये ध्यान रखना, ये आपको याद नहीं करने, मतलब कौन कौन से सब्स्यूम हुए हैं। एक बार सिर्फ आपके पास समरी बुक है, एक बार वहां से रीड कर सकते हो कि कौन कौन से टैक्स आपके सेंट्रल और स्टेट वाले सब्स्यूम हो चुके हैं। मेन है कौन कौन से सब्स्यूम नहीं हुए, मेन है कौन कौन से सब्स्यूम नहीं हुए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब मैं आगे जाके वैल्यूएशन का चैप्टर रिवाइज कराऊंगा, जो आपका जीएसटी में सबसे मेन चैप्टर है, लोग कहते हैं मुश्किल चैप्टर है, लोग कहते हैं मुश्किल, वैल्यूएशन को, आईटीसी को, प्लेस ऑफ सप्लाई को, टाइम ऑफ सप्लाई को, आपको मैं दिखा दूंगा। ये 4 चैप्टर जब हम रिवाइज करेंगे ना, आपको कि सर पूरे जीएसटी में सबसे आसान चैप्टर है, बस पढ़ने का तरीका चेंज करना है। अगर पढ़ने का तरीका चेंज कर दिया सर, जीएसटी आसान बन जाएगा। सही बता रहा हूं, जीएसटी आसान बन जाएगा और बिल्कुल आसान बन जाएगा। अब कौन कौन से टैक्स सब्स्यूम नहीं हुए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब मैं आगे जाके वैल्यूएशन का चैप्टर रिवाइज कराऊंगा, तो वैल्यू निकालते हुए ना हमें वो सारे टैक्स वैल्यू में ऐड करने पड़ते हैं जो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं होते। हमें वो सारे टैक्स वैल्यू में ऐड करने पड़ते हैं जो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं होते। तो बच्चा ना उस टाइम सोच नहीं पाता, उसको लगता है कि सारे ही सब्स्यूम हो गए। गवर्नमेंट कहती नहीं भैया, टोटल 17 टैक्स ऐसे हैं जो सब्स्यूम हुए, बाकी आज भी बहुत सारे टैक्स हैं जो भी बचे हैं। तो कौन कौन से हैं जी? ये लिस्ट आपके सामने है जी। देखो ये बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स वैसे आपका सब्स्यूम हो चुका है, बट अगर लोकल अथॉरिटी लगा रही है वो सब्स्यूम नहीं हुआ। स्टैम्प ड्यूटी हो गया, रोड टैक्स हो गया, टोल टैक्स हो गया, म्युनिसिपल टैक्स हो गया, ये टैक्स आपके सब्स्यूम नहीं हुए। और मे भी अगर आपको पता हो टबैको पर, सर आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज टबैको पर एक्साइज ड्यूटी भी है और जीएसटी भी है। आज टबैको पर एक्साइज ड्यूटी भी है और जीएसटी भी है। टबैको पर डबल टैक्स है। आज टबैको पर डबल टैक्स है सर। टबैको समझ गए ना,
आप में से काफी सारे बच्चों को तो पता ही होगा, यार वही जो आप रोड पे देखते हो, आपने कई बार देखा है वो रिक्शे वाले जो भैया होते हैं कई बार, या सड़कों पे कई लोग होते हैं, पता नहीं ऐसे 3-4 तो मारते हैं ताली। पहले तो ऐसे करेंगे, ऐसे रगड़ेंगे, ऐसे रगड़ के ना फिर 3-4 मारते हैं ताली, ऐसे मारते हैं फिर रगड़ते हैं, ऐसे करके पता नहीं फिर वो मुंह में डाल लेते हैं, पता नहीं वो क्या करते हैं, फिर ऐसे जगह जगह गिरते रहते हैं, पता नहीं ऐसे करके मुंह पे गिरते हैं। वो टबैको की बात करो तो टबैको पे डबल टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी भी है, जीएसटी भी। जो ये तालियां मार के ये जो चीजें अंदर लेके जा रहे हैं ना, इस पर डबल टैक्स ध्यान रखना चाहिए, एक्साइज ड्यूटी भी है और जीएसटी भी है, यहाँ पे ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हाँ देखो एक बच्चा कह रहा है चूना लगा के, बच्चे को पूरा एक्सपीरियंस है जी, बच्चे को पूरे मैंने कहा ना बच्चों को पूरा एक्सपीरियंस है, बच्चे को सारा पता है वो क्या लगाते हैं, बच्चा कह रहा है चूना लगाते हैं, वो सब पता है बच्चे को जी, हमारी क्लास में एक से एक बच्चा बैठा है। ठीक है जी, तो ये हमारे कौन कौन से टैक्स सब्स्यूम हुए ये आपके सामने आ चुके हैं जी। अब यहाँ पे देखो जी, इधर देखो ध्यान से, अब यहाँ पे फटाफट से छोटी छोटी बातें करते हैं सर, और फिर हम करेंगे टेस्ट, जो मुझे 28 क्वेश्चन का टेस्ट लेना है उसकी बातचीत करेंगे। सबसे पहला जी, जीएसटी सबसे पहले कहाँ पे आया था जी, बताओ जी। जीएसटी सबसे पहले मेरे ख्याल से इंडिया में आया था, इंडिया में सबसे पहले जीएसटी आया था सर, इंडिया में नहीं आया था, इंडिया में कब आया, 2017 में। सबसे पहले कहाँ पे आया था, सबसे पहले आया था फ्रांस में 1954 में। उसके बाद जी लास्ट कंट्री कौन सी थी, मलेशिया, मतलब इंडिया से पहले जीएसटी को अडॉप्ट करने वाली लास्ट कंट्री कौन सी थी, मलेशिया थी। उसके बाद जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, मतलब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जीएसटी का रेवेन्यू उस गवर्नमेंट को जाएगा जहां पे गुड्स कंज्यूम होगा। मैं दोबारा बोलता हूं, जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सर, मतलब जीएसटी का रेवेन्यू उस गवर्नमेंट को मिलेगा जहां पे गुड्स कंज्यूम होगा। अगर मैं सिंपल सी भाषा के अंदर बोलूं, एक लाइन अपने दिमाग में डाल लेना जी, एक लाइन अपने दिमाग में डाल लेना, जीएसटी में वही स्टेट ग्रो करेगी, जीएसटी में वही स्टेट ग्रो करेगी जहां पे भूखे लोग ज्यादा होंगे, जहां पे कंजम्पशन ज्यादा होगी। आप अगर कभी, आप में से कोई बच्चा अगर लक्ष्मी नगर में कभी देखा हो, अगर आप में से कोई बच्चा लक्ष्मी नगर के आसपास रहता है, आप कभी लक्ष्मी नगर में देखना सर, सही बता रहा हूं, आप शाम को 7-8 बजे लक्ष्मी नगर में उतरो, अगर कोविड के बाद सर मोमोज की दुकानों पे ऐसी लाइनें लगी होती है ना, ऐसी लाइन लगी होती हैं जैसे भाई साहब मंदिर में नहीं लगी होती। मतलब कई लोग तो ना ऐसे देख रहे होते हैं, हाय हाय मोमोज, हाय भैया मोमोज, और कई सर लाल चटनी, लाल चटनी, भैया थोड़ी लाल चटनी और देना, भैया थोड़ी लाल चटनी और देना, ऐसे करते हैं। अब सोच समझ के बोलना, जहां पे ऐसे लोग ज्यादा होंगे क्या वो स्टेट ग्रो नहीं करेगी? ऑब्वियस बात है, जीएसटी इज ए कंजम्पशन बेस्ड टैक्स सर, जीएसटी इज ए कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, मतलब जहां पे गुड्स की कंजम्पशन ज्यादा होगी उस गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। गोलगप्पे वाली लाइनों, गोलगप्पे की दुकानों पे देख लो जी, रेडी वाली दुकानों पे ऐसे गोलगप्पे पे लाइन लगी होती हैं, भाई साहब बच्चा सारे गोलगप्पे खा लेगा, लास्ट में नहीं भूलेगा भैया सूखी पापड़ी दे दो, भैया भैया सूखी पापड़ी, मतलब 15 गोलगप्पे पानी वाले अंदर जा चुके हैं, जब तक सूखी पापड़ी पेट में नहीं जाएगी बच्चा कह रहा है मजा ही नहीं आता सर, भैया एक सूखी पापड़ी दे दो, भैया भैया थोड़ी सोट लगा के ना, भैया थोड़ी सोट लगा के ना सूखी पापड़ी दे देना, ऐसे बच्चे करते हैं सर। अब एक बात मैं सोच के बताना, अब जहां पे कंजम्पशन ज्यादा होगी उस गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलेगा, ऑब्वियस बात है, क्यों? क्योंकि जीएसटी से कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, बस ये बात ध्यान दो। कई बच्चे हंस रहे हैं, कह रहे हाँ सर ऐसा ही करते हैं, करते हो ना ऐसा, तो मुझे पता है सर, मुझे पता है, जब तक गोलगप्पे की दुकान पे सूखी पापड़ी ना खाई, मोमोज वाले पे लाल चटनी दोबारा ना ली, और खट्टा पानी गोलगप्पे का ना लिया, तो मजा ही क्या गोलगप्पे खाने का। इधर देखो ध्यान से जी, उसके बाद जी देखो इंडिया में हाईएस्ट रेट पूरे जीएसटी का है, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रेट हमारे इंडिया का है 28%, और नेक्स्ट रेट जो है वो अर्जेंटीना का 27%। फिर वो कह रहे हैं जीएसटी इज टेक्निकली पेड बाय सप्लायर बट एक्चुअली फंडेड बाय कंज्यूमर, मतलब एक्चुअल में जीएसटी गवर्नमेंट को देने वाला कौन है? सप्लायर है, बट बर्डन जो होगा वो कस्टमर की जेब पे आएगा। सर एक बात मैंने सोच के बोलना, एक बात मैंने सोच के बोलना, मान लो मेरी फ्रूटी की दुकान है, मान लो मेरी फ्रूटी की दुकान है, जितने बच्चे सामने बैठे हैं हर बच्चा मुझे आंसर देगा, मेरी फ्रूटी की दुकान है, एक बच्चा ये सामने बैठा, ओ माय गॉड, बच्चा स्माइल पास कर रहा है, कह रहा सर आप मेरे को बुलाते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। एक बच्चा मेरे सामने बैठा है, कहता सर मैं आपके पास फ्रूटी लेने के लिए आया हूँ, तो आप मुझे फ्रूटी दोगे? मैं कहा बिल्कुल दूंगा। अब सोच के बोला, मैं सप्लायर हूँ आप रिसीवर हो, मैं सप्लायर हूँ आप रिसीवर हो, मैंने कहा 12 रुपए की फ्रूटी है, 10 रुपए की फ्रूटी है और 2 रुपए का जीएसटी है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या ये 2 रुपए के जीएसटी का बर्डन मेरी जेब पर है या आपकी जेब पर? आपकी जेब पर। मैंने क्या किया, आपकी जेब में हाथ डाला, आपकी जेब में हाथ डाला, वहां से 12 रुपए निकाले, 10 रुपए फ्रूटी के जेब में डाले और 2 रुपए मैं गवर्नमेंट को देके आऊंगा। तो जीएसटी इज टेक्निकली पेड बाय सप्लायर, पेड बाय सप्लायर, मतलब टेक्निकली मैं दे रहा हूं बट फंडेड बाय कंज्यूमर, मतलब बर्डन जो होगा वो कंज्यूमर की जेब पे आएगा और देने वाला कौन होगा? सप्लायर होगा, बस ये पर ध्यान देना। तो यही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है जी, जीएसटी इज टेक्निकली पेड बाय सप्लायर बट टेक्निकली फंडेड बाय कंज्यूमर। जीएसटी में 4 रेट आपके मेन है जी, 5%, 12%, 18%, 28%। पूरे इंडिया में कहीं पर भी जाओगे आपको 4 रेट ही देखने को मिलेंगे, बस ये बात ध्यान दो। बट आपके 2 रेट और भी हैं,
एक तो 3% है और एक 0.25 है। 3% लगता है गोल्ड पर और 0.25 लगता है रफ डायमंड्स पर, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जीएसटी के मॉडल कौन कौन से हैं, फटाफट से बताओ जी। जीएसटी के मॉडल कौन कौन से हैं? 4 मॉडल हैं। पूरी क्लास चैट बॉक्स भर दे रही। 4 मॉडल कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलियन मॉडल, कैनेडियन मॉडल, केलकर शाह मॉडल, बागची पोर्टर मॉडल। दोबारा बोलो जी। ऑस्ट्रेलियन मॉडल, कैनेडियन मॉडल, केलकर शाह मॉडल, बागची पोर्टर मॉडल, ये 4 मॉडल हैं। और आप सब जानते हो इंडिया में हम कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं जी? इंडिया में मॉडल फॉलो करते हैं ड्यूल जीएसटी। इंडिया में मॉडल कौन सा है? ड्यूल जीएसटी। और इंडिया के साथ 2 कंट्री ऐसी और हैं जहां पे ड्यूल जीएसटी मॉडल है, एक तो ब्राजील और एक कनाडा। एक ब्राजील और एक कनाडा, ये 2 कंट्री ऐसी हैं जो इंडिया के साथ साथ ड्यूल जीएसटी मॉडल है। एक बच्चा कहता है सर हमने भी तो कहीं से जीएसटी चोरी की है, हमने भी तो कोई मॉडल अडॉप्ट किया है। यस, हमारा जो जीएसटी का मॉडल है हमने कहां से अडॉप्ट किया है? हमने अडॉप्ट किया है कनाडा से, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। हमने अडॉप्ट कहां से किया है कि हमारा जीएसटी मॉडल हमने कहां से अडॉप्ट किया? कनाडा से। और हमारे साथ 2 कंट्री ऐसी हैं, ब्राजील और कनाडा, ये 2 कंट्री ऐसी हैं जहां पे ड्यूल जीएसटी मॉडल है। उसके बाद जी जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है। जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है। इस लाइन पे ना मेरे को नेक्स्ट क्लास की रिवीजन करानी है सर। एक ऐसी लाइन आज मैं आपको देने जा रहा हूं, जीएसटी इज वैल्यू एडिड टैक्स। मैं गारंटी कह सकता हूं 99% बच्चा 99% बच्चा आप में से जो होगा वो वैल्यू एडिड टैक्स को बस रट के बैठा है। उसको क्या लगता है कि जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है। उससे पूछो वैल्यू एडिड टैक्स मींस क्या होता है, वो बता नहीं पाता। कल की रिवीजन क्लास में मैं कह रहा हूं कि कल मैं आईटीसी को टच करूंगा। कल मुझे यही समझाना है कि एक्चुअल में वैल्यू एडिड टैक्स का मीनिंग होता क्या है। सर कल जब मैं यहां पे आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करके दिखाऊंगा ना, सही बता रहा हूं, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपको कोई सर वाकई कॉन्सेप्ट समझे ना जीएसटी का, ये वाला नजारे ही आ गए हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट, तो ये लाइन कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना ध्यान दो कि जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जी आपके जीएसटी में जो सारे कंप्लाइंस होते हैं वो सारे कंप्लाइंस कैसे पूरे होते हैं जी? आपकी ऑनलाइन वेबसाइट है, जो आपकी जीएसटी की ऑनलाइन वेबसाइट है उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं जीएसटीएन, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। सर एक होता है जीएसटीएन, एक होता है जीएसटीआईएन। मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, एक होता है जीएसटीएन, एक होता है जीएसटीआईएन। जीएसटीएन मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, और एक होता है जीएसटीआईएन, उसका मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब जो आपके जीएसटी का 15 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ना, उसको बोलते हैं जीएसटीआईएन। आधे बच्चों को तो ये नहीं पता, आधे बच्चों को ये नहीं पता। वो रजिस्ट्रेशन नंबर को पता क्या बोलते हैं? उनसे पूछो ना रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है, कहते हैं जीएसटीएन। वो सीधा बोल देते हैं जीएसटीएन होता है, जीएसटीएन नंबर होता है। सर जीएसटीएन नंबर नहीं होता, जीएसटीआईएन नंबर होता है। जीएसटीएन मींस क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जो हमारा जीएसटी पोर्टल है, जो हमारा जीएसटी पोर्टल है। मैं ऐसा करता हूं, आज आपको मैं 2 मिनट यहां पे ना, इधर देखो ध्यान से, आपको मैं 2 मिनट यहां पे इधर देखो, आपको मैं 2 मिनट दिखाई देता हूं। gst.gov ये लो जी, आपके सामने मैं यहां पे खोल ही देता हूं। ये देखो आपके सामने, ये जीएसटी पोर्टल है जी। आपके सामने मैंने लाइव यहाँ पे खोल दिया, ये जीएसटी पोर्टल है। जितने भी कंप्लाइंस आज होते हैं यहाँ पे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने का नंबर है, जीएसटी नंबर डालोगे, पासवर्ड डालोगे, लॉगिन हो जाएगा। सारे कंप्लाइंस आज इनवॉइस हो गया, रिटर्न हो गया, सब कुछ आपका जीएसटी पोर्टल पे होता है जी। तो ये है, ये जीएसटीएन है जी, ये जीएसटीएन है, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। और जो 15 डिजिट का नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं? जीएसटीआईएन नंबर, बस ये पर ध्यान दो, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, अब मैं वापिस आ रहा हूं जी। उसके बाद देखो जी, अब ये जीएसटीएन जो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क बनाने वाला कौन है जी? इसमें 24.5 सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 24.5% स्टेट गवर्नमेंट का है, और बाकी 5 प्राइवेट कंपनी ऐसी हैं जो 51% होल्ड कर रही हैं। कौन कौन सी? एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, उसके बाद जो 11% होल्ड कर रही है एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी लिमिटेड हो गया, एनएससी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गया, ये सब 10-10 होल्ड कर रही हैं। टोटल मिला के, मतलब इन्फोसिस कंपनी जो है, टोटल मिला के ये 6 लोग हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट 24.5, और जो आपका पहला एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है वो 11% है, और बाकी जो 4 कंपनी है वो 10% होल्ड कर रही हैं। टोटल मिला के 100% की ऐसे वोटिंग है। बट आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इसको फुली ओन कर लेगी। इवन गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन आ चुकी है, बट हमारे एग्जाम के लिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हमारे एग्जाम के लिए हमें परसेंटेज याद करनी है, बस ये बात ध्यान दो जी। उसके बाद जी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जीएसटीआईएन, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, 15 डिजिट का नंबर होता है।
उसके बाद टैक्सेशन के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं आप सब जानते हो। प्रिंसिपल कितने हैं? 2 प्रिंसिपल हैं। कौन कौन से? ओरिजिन और डेस्टिनेशन। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी। ओरिजिन प्रिंसिपल मींस क्या? जहां से सामान चलेगा उस गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, दैट इज ओरिजिन प्रिंसिपल। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल मींस जहां सामान कंज्यूम होगा उस गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। आप सोच के बता देना, जीएसटी ओरिजिन प्रिंसिपल पर बेस है या डेस्टिनेशन प्रिंसिपल पर बेस है? डेस्टिनेशन प्रिंसिपल पर। ओरिजिन प्रिंसिपल पर हमारा जीएसटी बेस नहीं है, बस ये बात ध्यान दो। जीएसटी से पहले ना एक हमारा सीएसटी था, सेंट्रल सेल टैक्स, वो ओरिजिन प्रिंसिपल पर था। अगर मैं सीएसटी की बात करूंगा वो ओरिजिन प्रिंसिपल पर था, बट जो हमारा जीएसटी है वो किस पर बेस है? डेस्टिनेशन प्रिंसिपल पर। बस ये बात ध्यान दो जी। तो हमारे 2 प्रिंसिपल हैं, ओरिजिन और डेस्टिनेशन, ये हमारे 2 प्रिंसिपल हैं। उसके बाद जी टैक्सेशन के सिस्टम कौन कौन से हैं? 4 सिस्टम है। फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन, चैट बॉक्स में लिखो जी, फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन, लास्ट पॉइंट कलेक्शन, मल्टी पॉइंट कलेक्शन और मल्टी पॉइंट कलेक्शन विद आईटीसी मेथड। पूरे वर्ल्ड में टैक्सेशन के 4 सिस्टम है। एग्जाम में एमसीक्यूज बन गया जी, टैक्सेशन के सिस्टम कितने हैं? 4। सर प्रिंसिपल आपके 2 हैं। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, अब उनकी बारी आ चुकी है जी। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, अब उनकी बारी आ चुकी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा प्रिंसिपल, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 2 हैं, ओरिजिन और डेस्टिनेशन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा सिस्टम का तो 4 है, फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन, लास्ट पॉइंट कलेक्शन, मल्टी पॉइंट कलेक्शन और मल्टी पॉइंट कलेक्शन विद आईटीसी मेथड। जो हम जीएसटी में फॉलो करते हैं दैट इज मल्टी पॉइंट कलेक्शन विद आईटीसी मेथड, जिससे हमें कल की रिवीजन स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो आज हमें बस यहीं तक करना है जी। कल से जो हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ये लगा लो कल की रिवीजन क्लास ना अभी तक की रिवीजन क्लास से सबसे इंपॉर्टेंट होगी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, टाइम पे आ जाना। ये 10 लोग नज़र वट्टू पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, डिसलाइक करके भाग जाते हैं। कोई बात नहीं, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो भी कुछ अच्छा करेंगे और लोग उन्हें डिमोटिवेट करेंगे, तब उन्हें पता लगेगा ये क्या होता है ऐसा। बाकी प्यार करने वालों की संख्या ज़्यादा है, उनको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलता हूँ। आप जितना प्यार दिखाओगे सर मुझे उतना, सही बता रहा हूँ, मुझे बहुत उससे ना मुझे मोटिवेशन मिलता है, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जो आप मुझे प्यार दिखाते हो। ठीक है, आज हम रिवीजन यहीं तक रोकेंगे, रिवीजन आज हम यहीं तक रोक रहे हैं जी। ठीक है, कल हम करेंगे आईटीसी वाले कॉन्सेप्ट की डिस्कशन और कल हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो कल की क्लास किसी भी हालत में आपने मिस नहीं करनी, बस ये बात ध्यान देना। और कल 8:30 बजे हमारी नई सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, 27 मिनट 7 कॉन्सेप्ट। तो जो बच्चे इनकम टैक्स के 7 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट वाले समझना चाहते हैं, कल 8:30 बजे आप भी अपने लाइव आके बैठ जाओगे जी। ठीक है, लो जी, अब यहां पे करने जा रहे हैं जी टेस्ट। अब यहां पे करने जा रहे हैं टेस्ट। अब मैं खोल रहा हूं जी टेस्ट। अब मैं यहां पे खोल रहा हूं जी टेस्ट। इधर देखो ध्यान से जी, एक बार टेस्ट पे आ जाते हैं जी। लो जी, फटाफट से मौसम बदल दिया आपने। बच्चा कह रही है मौसम, हाँ मौसम आज खराब हो रहा है यहाँ पे, हमारे यहाँ भी बहुत तूफान चल रहा है। लाइट नहीं आ रही, आज लाइट नहीं आ रही यहाँ पे, पता नहीं क्या चक्कर है, इन्वर्टर में ही चल रहा है सारा सिस्टम और पता लगा बीच में इन्वर्टर भाग गया। ठीक है, तो आज हमारे भी यहाँ लाइट नहीं आ रही, मैंने देखा है कई जगह तूफान और वो हो रहा है। चलो इधर देखो ध्यान से जी। अब ये टेस्ट जो है ना, ये टेस्ट जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा जी, टेस्ट मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बट आओ जी फटाफट से एक बार आंसर डिस्कस करते हैं। लो जी, अब यहाँ पे एक बार आ जाओ जी, फटाफट से आंसर बताना जी मुझे। अब सारे बच्चे, जितने बच्चे मेरी फैमिली के सामने बैठे हैं, अब 1 बाय 1 मुझे आंसर देना स्टार्ट करेंगे। लो जी, पहले कारी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या रही? गुड्स एंड सप्लाई टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सिंपल टैक्स। बताओ जी फटाफट से क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये तो हमारे रोम में समा चुका है, आंखें बंद करके भी सही आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो जी, जीएसटी जेएनके में कब आया जी? जेएनके में जीएसटी कब आया? महबूबा कब मानी थी? महबूबा कब मानी थी? महबूबा मानी थी 8 जुलाई को। तो महबूबा मानी थी 8 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो जी, इन इंडिया द जीएसटी इज बेस्ड ऑन द ड्यूल मॉडल जीएसटी अडोप्टेड। हमने मॉडल कहां से अडोप्ट किया? अभी बताया था मैंने, बताओ कहां से हमने कॉपी किया था? ऑप्शन नंबर ए, हमने कहां से कॉपी किया था जी? कनाडा से। उसके बाद ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये बात कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ? मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और ना ही कलेक्ट होगा बिना एक्ट के। ऐसा कहां लिखा है? आर्टिकल नंबर 265, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कमाल हो गया सर, मजा आ रहा है, मतलब इतने सारे बच्चे लगातार आंसर दे रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि वाकई आपको समझ में आ रहा है। आगे देखो जी, जीएसटी सबसे पहले कहां लगा जी? सबसे पहले कहां लगा? अभी हमने पढ़ा फ्रांस में 1954 में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैं कह रहा हूं अगर ऑप्शन ना भी दिए होते ना,
अगर ऑप्शन ना भी दिए होते तो भी हम इसके आंसर देते थे, इतने आसान क्वेश्चन है। मतलब रिवीजन करने के बाद ना अब ये सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे। आगे देखो जी, करंटली ऐसी कौन कौन सी कंट्री हैं जहां ड्यूल जीएसटी मॉडल फॉलो करते हैं? ऐसी कौन कौन सी कंट्री हैं जहां ड्यूल जीएसटी मॉडल फॉलो करते हैं? सर दो कंट्री है, कौन कौन सी? ब्राजील और कनाडा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा बन जाएगा जी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे 6 क्वेश्चन हो गए और 6 में से उम्मीद करूंगा 6 के 6 सबके सही होंगे जी। आगे आओ जी क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये क्वेश्चन मुश्किल है जी, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। वो कह रहे हैं इट इज ए डैश टैक्स रिजीम कवरिंग बोथ गुड्स एंड सर्विसेज एंड बी कलेक्टेड ऑन द वैल्यू एडिड एट द ईच स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन। अपने आप बोल देना चाहिए, जीएसटी जो है क्या वो कॉम्प्रीहेंसिव टैक्स है, सिलेक्टिव टैक्स है, पॉजिटिव टैक्स रिजीम है, क्या है? सर जो सोच के बताओ, जीएसटी क्या है? कॉम्प्रीहेंसिव, सिलेक्टिव, पॉजिटिव या क्या? बताओ जी। कई बच्चे कह रहे हैं सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव है। सर जीएसटी कॉम्प्रीहेंसिव है। कॉम्प्रीहेंसिव मींस क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव मींस क्या कि जीएसटी में कई सारे गुड्स टैक्सेबल हैं, कई सारी सर्विस टैक्सेबल है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव नेचर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो जी, जीएसटी में सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, जीएसटी काउंसिल है? जीएसटी काउंसिल है जो रिकमेंडेशन देती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जी, जीएसटी का चेयरमैन कौन है जी? जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन है? अभी अभी हमने पढ़ा था, जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इतने आसान आसान क्वेश्चन है सर, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, आ रहा है ना मजा? मजा आ रहा है ना? आगे देखो फिर। अब बताओ रही, इन द जीएसटी काउंसिल ए डिसीजन विल बी टेकन बाय, कितनी मेजोरिटी चाहिए? 3/4, जिसमें सेंट्रल कितना होगा? 1/3 होगा, स्टेट कितना होगा? 2/3 होगा। तो भैया 3/4 हो गया, 1/3 हो गया, 2/3 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। शुभम, अनिल, मानसी, अंजलि, दृष्टि, मुस्कान, सारे बच्चे कमाल कर रहे हैं यार, वाकई मजा आ रहा है आपको देख के ना। मुझे इतना मोटिवेशन मिल रहा है, आपको तो पता नहीं क्या हो रहा होगा, मुझे इतना मोटिवेशन मिल रहा है आप सबको देख के, वाकई कमाल कर रहे हो, बहुत बढ़िया जी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। इधर देखो आगे, आगे जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज मैक्सिमम जीएसटी रेट? सबसे ज्यादा जीएसटी का रेट कहां है? सबसे ज्यादा जीएसटी का रेट कहां है? अभी मैंने आपको बताया था इंडिया में। उसके बाद देखो जीएसटी कम्स अंडर विच अमेंडमेंट बिल? बिल नंबर क्या है सर? बिल नंबर लिखो, बिल नंबर क्या है? 122। और एक्ट नंबर क्या है? 101। बताओ जी क्या है? बिल नंबर आपका 122 है, उसने बिल नंबर मांगा है 122। उसके बाद जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल के अंदर बनी है? जल्दी बोलो, जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ, गिरे गिरे क्वेश्चन है, उठाना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, उठ जा मेरे बच्चे उठ जा, इतने क्वेश्चन क्यों गिर गए हैं? आगे देखो जी, क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ। जीएसटी की डेफिनेशन बताओ रही, जीएसटी की डेफिनेशन किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 366 12A। उसके बाद ए स्पेशल पर्पस व्हीकल, अपने बोल दो, अभी अभी हमने डिस्कस किया, आज जो जीएसटी के सारे कंप्लाइंस हैं, आज जीएसटी के सारे कंप्लाइंस कौन सा पोर्टल है? जीएसटी पोर्टल, नाम क्या है? जीएसटीएन, दैट इज जीएसटीएन, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है जिसको जीएसटी के कंप्लाइंस के लिए नोटिफाइड किया गया, दैट इज जीएसटीएन। उसके बाद जीएसटीएन की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी बोलो, जीएसटीएन की फुल फॉर्म क्या है? बोलो मेरे बच्चे, आपसे बात कर रहा हूं यार, आंसर दो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या? दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर। तो क्या बनेगा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नंबर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये बात ध्यान दो रही, ठीक है। उसके बाद जी, हेडक्वार्टर, जीएसटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां है जी? जीएसटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां है? ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। ऑप्शन नंबर ए, हेडक्वार्टर जो जीएसटी काउंसिल का है वो आपका दिल्ली में है। उसके बाद हु इज लायबल टू पे जीएसटी, वैसे एक क्वेश्चन आगे जाके आएगा, आगे जाके हमें रिवाइज करना है, बट मैंने यहां पे डाल दिया। अगर किसी ने पहले जीएसटी थोड़ा बहुत पढ़ा हो, अगर उसको पता होगा जीएसटी काउंसिल, सॉरी, जीएसटी देने के लाइबल कौन कौन होता है? सप्लायर भी लाइबल होता है, रिसीवर भी लाइबल होता है, और कुछ केस में थर्ड पार्टी भी लाइबल होती है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे निकल के आएगा कि सप्लायर, रिसीवर और थर्ड पार्टी डिपेंड्स ऑन द केस टू केस, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी क्या होती है, अभी मुझसे डाउट मत पूछना, आगे जाके जब मैं रिवर्स चार्ज वाला कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज कराऊंगा तब आपको बताऊंगा थर्ड पार्टी क्या होती है। अभी इतना ध्यान दो कि जीएसटी देने वाला सप्लायर भी होता है, रिसीवर भी होता है और थर्ड पार्टी भी होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे बताओ, किस बच्चे के 18 में से 18 सही हैं? झूठ मत बोलना जी, आपके हाथ में किताब होगी, आपके हाथ में किताब होगी, ठीक है। गीता की कसम है आपको, अगर किसी बच्चे ने झूठ बोला, किस बच्चे के 18 में से 18 सही है जी? बताना एक बार, किस बच्चे के 18 में से 18 सही हैं? बच्चे के क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या डाउट है? वो कह रहे हैं जीएसटीएन की फुल फॉर्म क्या है?
तो जीएसटीएन तो दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नंबर ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर नहीं, सर्विसेज टैक्स नंबर होता है सर। जो जीएसटी है उसकी फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ना, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नंबर, सर्विस टैक्स नहीं, सर्विसेज टैक्स नंबर। जीएसटी नेटवर्क होना चाहिए क्या, किसका जीएसटी नेटवर्क होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अच्छा 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 अच्छा, जीएसटी, हाँ गुड्स एंड, सॉरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क आएगा। ओके ओके ओके, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क आएगा। ओके मेरे को लगा जीएसटीएन है। ओके 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 ओके, डन 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 डन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, ठीक है जी, बिल्कुल डन है जी। अब बताओ 18 किसके सही है, 18 के 18 किसके सही है, बहुत सारे बच्चों के 18 सही है, कई बच्चों के 16 हैं, कईयों के 15 हैं, बहुत सारे बच्चे, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अगर आपके 18 के 18 सही है ना सर, वाकई आपने कमाल कर दिया, मेरी तरफ से आपको हेड्स ऑफ है अगर आपके 18 के 18 सही है। बट अभी गेम खत्म नहीं हुई, अभी गेम खत्म नहीं हुई मेरे बच्चे, अभी अगले 10 क्वेश्चन और भी हैं, अब आएगा मजा जी, अब आएगा मजा। बताओ जी आंसर बताओ फटाफट से, 10 क्वेश्चन आगे जी, आगे बताओ आंसर। सब्जेक्ट मैटर, हाँ जी बताओ फटाफट देखे, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली डिफाइन अंडर आर्टिकल। हाँ जी सब्जेक्ट मैटर कहां पे डिफाइन है, जल्दी बोलो, सब्जेक्ट मैटर कहां पे डिफाइन है सर, सब्जेक्ट मैटर आर्टिकल 245, 246, 246 ए या 279 ए, दैट इज आर्टिकल नंबर 246, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कई बच्चे नालायक 245 बोल रहे हैं, सर 245 कैसे आ गया, कान पकड़ाओ अपना, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आगे आओ, कौन सा बच्चा है नालायक, सर 245 में क्या है, 245 में एक्सटेंट है, मैं रिवीजन करवा करवा के थक गया, आप गलत बोल रहे हो फिर भी। सर 245 एक्सटेंट है, 246 आपका सब्जेक्ट मैटर है, बस ये पर ध्यान देना जी। उसके बाद देखो जी, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम प्रिस्क्राइब अंडर, हाँ जी टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, इनकम टैक्स की एंट्री कौन सी है, जल्दी बोलो, इनकम टैक्स की एंट्री कौन सी है, एंट्री नंबर 82, किस लिस्ट की है, यूनियन लिस्ट की, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 आपकी निकल के आ रही है, ठीक है, यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 आपकी निकल के आ रही है। उसके बाद जी डायरेक्ट टैक्स, जल्दी बोल दो, डायरेक्ट टैक्स क्या है, रिग्रेसिव है प्रोग्रेसिव है, सर डायरेक्ट टैक्स क्या है, रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, रिग्रेसिव है, तो डायरेक्ट टैक्स इज ए प्रोग्रेसिव और इनडायरेक्ट टैक्स इज ए रिग्रेसिव, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चा कह रहा है सर मजा आ रहा है सही में, ऐसे आप हमें एमसीक्यूज करवाते रहोगे ना चैप्टर वाइज, हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी। मैंने कहा ना 30 घंटे मुझे दे दो बस, अपनी जिंदगी के डेली बेस पे 24 में से 1 घंटा मुझे जीएसटी के लिए दे दो सर, आपको जीएसटी में कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन भी साथ में करा दूंगा, प्रोविजन भी सारे करा दूंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। आगे देखो जी, डिपार्टमेंट देखो जी, डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट कौन सा है, डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट कौन सा है, सीबीडीटी, और आईडीटी का डिपार्टमेंट कौन सा है, सीबीआईसी। तो बताओ जी, इसका आएगा सीबीडीटी और इसका आएगा सीबीआईसी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ का क्या बनेगा, सी बनेगा। मजा आ रहा है यार आपको देख के ना, वाकई आंसर देख के। 1700 बच्चे इस टाइम लाइव बैठे हैं, कमाल कर रहे हो यार आप। आगे देखो जी, मुझे फटाफट से बताओ जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, प्रेसिडेंट ने असेंट कब मिली, मैंने आपको बताया था 8 सितंबर 2016, दोबारा बोलो 8 सितंबर 2016, तो आंसर क्या बनेगा, 8 सितंबर 2016। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101 को प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी 8 सितंबर 2016 को, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो जीएसटी काउंसिल, जल्दी बताओ जीएसटी काउंसिल फॉर्म कब हुई थी, जीएसटी काउंसिल फॉर्म कब हुई थी, ओहो इसका तो मैंने आंसर ही दे दिया, इसका तो मैंने क्वेश्चन में आंसर दे दिया, मैं भी नालायक हूं, इधर नालायक, नालायक विवेक क्या कर दिया तूने, ये तूने क्वेश्चन में आंसर दे दिया। जीएसटी काउंसिल 10 तारीख को फॉर्म हुई थी, 12 को नोटिफाइड हुई थी, आंसर ही मैंने क्वेश्चन में दे दिया। मैं नहीं खेल रहा जी, मैं नहीं खेल रहा, मैं अपने आप से नाराज हो गया, नालायक, ये तो मैंने क्वेश्चन में आंसर दे दिया। आगे चलो, उसके बाद देखो जी जीएसटी, हाँ जी जीएसटी क्या है, ग्रोस वैल्यू टैक्स है या वैल्यू एडिड टैक्स है, बताओ जी जीएसटी क्या है, ग्रोस वैल्यू है वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिड टैक्स, 7th का ऑप्शन नंबर बी आएगा जी, 7th का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखो जी, कितनी स्टेट और कितनी यूटी ऐसी हैं जिस पे एसजीएसटी लगेगा, वो कह रहा है डैश स्टेट एंड डैश यूटी जिस पे क्या लगेगा, एसजीएसटी लगेगा। मुझे फटाफट से बोल दो री, स्टेट कितनी है 28, और कितनी यूटी ऐसी हैं जिसको डीम्ड स्टेट मानते हैं, जल्दी बोलो सर, कितनी यूटी ऐसी हैं जिसको डीम्ड स्टेट मानते हैं, 3, दिल्ली,
पौंडीचेरी और जेएनके, तो 28 और 3, देखो जी 28 स्टेट हैं और 3 यूटी ऐसी हैं जिसपे क्या लगेगा, एसजीएसटी एक्ट लगेगा, बस ये बात ध्यान दो। जो 3 यूटी हमारी हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी और जेएनके, इनके ऊपर क्या लगेगा, एसजीएसटी, बस ये बात ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो जी लास्ट के 2 क्वेश्चन है जी। इंटर स्टेट सप्लाई, आपने बोल दो जी इंटर स्टेट सप्लाई किस सेक्शन में है सर, हमने आज भी रिवाइज किया था। इंटर स्टेट सप्लाई किस सेक्शन में है, सेक्शन, जल्दी बोलो, इंटर स्टेट सप्लाई सेक्शन 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट हमारा इंटर स्टेट सप्लाई है। और इंट्रा स्टेट सप्लाई कहां पे है, सेक्शन 8 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट में इंट्रा स्टेट सप्लाई है। ये हमारे आंसर है। अब बताओ 10 में से 10 किसके सही हैं जी, 10 में से 10 किसके सही हैं बताओ, जल्दी बोलो 10 में से 10 किसके सही हैं जी। ओ माय गॉड, कमाल हो गया यार, सबके लिए वाकई क्लैपिंग है यार। कई बच्चों के 10 में से 10 सही हैं, बहुत सारे बच्चों के 10 में 10 सही हैं जी, कमाल कर दिया जी। एक बच्चा कह रहा है एंट्री 46, नालायक एंट्री 46 तो एग्रीकल्चर इनकम की है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। वो कह रहे हैं अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, ये वही बच्चे ने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते जी। 10 में से 10 सबके सही हैं। आओ आगे आओ, जल्दी आओ, हाई फाई करो, हाई फाई करो। ये लो जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो ऐसे ही। और अगर किसी बच्चे के 28 में से 28 क्वेश्चन सही है ना, उसको मेरी तरफ से स्पेशल हेड्स ऑफ है। ये उसके नाम फ्रूटी जाती है, ये 7 बादाम उसको दिए जाते हैं, और यहाँ पे पार्ले जी बिस्किट का पैकेट भी उसको दे जाता है जी, और बस बहुत सारी ब्लेसिंग उसको दी जाती है। बाकी अगर आपके 28 में से 25 में से ये तो भी चलेगा। अगर किसी के 20 या उससे कम सही हैं, उसको हार्डवर्क करना पड़ेगा जी। अगर 20 या उससे कम सही हैं, उसको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। उम्मीद करूंगा आपको जीएसटी की रिवीजन क्लास में मजा आ रहा है, और बस ऐसे ही 30 दिन साथ बने रहना सर, 30 दिन साथ बने रहना। और ये मत समझना ये फ्री क्लास है, सही बता रहा हूं सर। रेगुलर बैच में जीएसटी में मेरे 48 लेक्चर लगते हैं, 48 का मतलब अप्रोक्सीमेट 110 या 20 घंटे लगते हैं, उसको मुझे 30 घंटे में रिवाइज कराना है, ठीक है। ये फ्री मत समझना, ये फ्री क्लास भी आपको तभी समझ में आएगी अगर आप लोग यहाँ पे अटेंशन दोगे। तो फ्री क्लास भी ना पैसे नहीं मांगती, अटेंशन मांगती है सर, प्लीज ध्यान रखना। फ्री क्लास भी, दोबारा बोल रहा हूं, फ्री क्लास भी पैसे नहीं मांगती, अटेंशन मांगती है। तो इसके बदले में भी कंसीडरेशन है, वो मॉनिटरी नहीं है, क्या है, अटेंशन है। अगर आप मुझे अटेंशन दोगे तभी क्लास समझ में आएगी, नहीं तो मेरे पढ़ाने का फायदा ही नहीं है, ठीक है। मैं पूरी जान लगा के पढ़ा रहा हूं सर। मेरे को पता कि जब मैं 1 घंटा बोल रहा होता ना, मेरी आवाज गले से नहीं, मेरी आवाज दिल से आ रही होती है। मुझे नहीं पता कैसे बच्चों आपको समझ में आता है नहीं आता, बट मैं दिल से आवाज निकाल के बोलता हूं। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ रहा होगा। और प्लीज अटेंशन डेली बेस पे देना। 30 दिन के बाद ना मैं खुद बोलूंगा कि हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे हम जी, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू जी, ठीक है। और बस डेली अपना प्यार बनाए रखना, बहुत सारा प्यार बनाए रखना, और लव यू सो मच जी। भगवान आपको बहुत सारी खुशियां दे, मेरी खुशियां भी आपको दे, और मेरी सारी ब्लेसिंग भी आपको दे। आप बहुत आगे बढ़ो लाइफ में, इतनी आगे बढ़ो कि वाकई आपको हो सर मजा आ गया लाइफ जीने का, ठीक है। मेरी हर एक रूह आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देती है, ठीक है। और वीडियो हर बच्चे के साथ शेयर करना, जितना हो सके हर बच्चे को बताना सर, जितनी हेल्प हो सके हर बच्चे की हेल्प करना, ठीक है। और बाकी लाइक तो मैं बार बार नहीं बोल सकता, अब वो आपकी मर्जी है सर। अगर अच्छी लगे तो मोटिवेशन मेरा जरूर बढ़ाना, और जिनको अच्छी नहीं लगती वो डेली डिसलाइक करते ही हैं। बट मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, जो डिसलाइक करते हैं प्लीज बताया करो कमेंट बॉक्स में क्या इंप्रूव किया जाए। मैं सर इंप्रूव करने वाला हूं, मेरे अंदर कोई अहंकार या ईगो नहीं है, कोई भी नहीं है सर, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ भी नहीं हूं। क्योंकि आज मैं जो भी हूं वो आप सबके प्यार की वजह से हूं, ब्लेसिंग पेरेंट्स की हैं, सब लोगों का प्यार है, नहीं तो मैं यहां आ नहीं सकता था, ठीक है। ये सब कुछ आपका ही है और आपके लिए ही काम कर रहा हूं, बस ये पर ध्यान देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच जी, जय हिंद। फिर मिलेंगे कल रात को 10 बजे जीएसटी के लाइव क्लास में, और 8:30 बजे नई सीरीज 27 मिनट 7 कॉन्सेप्ट 8:30 बजे। और बाकी हमारे स्टूडेंट दरबार तो 7 बजे चलता ही चलता है, उसमें पीजीबीपी की कल हमारी रिवीजन क्लास नंबर 7 है। जिन बच्चों को पीजीपी रिवाइज करना है वो स्टूडेंट दरबार में भी आ सकते हैं। बाय बाय जी, लव यू सो मच जी, जय हिंद जी। ऋषिका गुड नाइट जी, विजय गुड नाइट, शिवांशु गुड नाइट जी, स्नेहा गुड नाइट, अनुष्का गुड नाइट, लव यू लव यू लव यू सो मच जी, खुश रहो मुस्कुराते रहो जी। अंजलि गुड नाइट जी। ओ माय गॉड, तो इतनी तेज आप लिखते हो ना, मुझसे मैसेज नहीं पढ़े जाते। और ये बात बताओ, ये स्माइली कौन सी होती है, ये वाली स्माइली कौन सी होती है? ऐसे स्माइली पता नहीं, ये बार बार ऐसे स्माइली बना देते हो, पता नहीं कौन सी स्माइली ये वाली, ये स्माइली कौन सी है ये वाली,
पता नहीं स्माइली का मतलब क्या है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जिसमें काफी सारी वैरायटीज टैक्सेस की होती हैं, काफी चीजों पे टैक्स लगता है जी। ये स्माइली बताओ कौन सी होती है मुझे एक बार, फिर मैं चलता हूं जी। मैं भी चलता हूं, फिर मैं भी अपना आराम करता हूं। क्या है ये सर? डब। डब क्या होता है ये? यो बडी वाली, यो बडी तो ये नहीं होता। यो ये वाली, यो वाली ये स्माइली नहीं होती। ये देखो फिर सारी ये वाली स्माइली आने लगी हैं, पता नहीं क्या है, मेरे को समझ नहीं आता है क्या है। चलो री, बाकी ओके री, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच। और ये क्लास थोड़ी देर के बाद यूट्यूब पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। भगवान खुश रखे आपको, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, किसी की बुराई मत करो, किसी को बुरा मत कहो, हमेशा अच्छे इंसान बनो। डिग्री जरूर मिलेगी, इंसान भी अच्छे बनना है, सबकी अच्छाई करनी है, सबको आगे लेके चलना है, ये बात ध्यान देना। बाय बाय जी, लव यू सो मच।